Hello everyone, this is CA Keval Mota and I welcome you all to my YouTube channel. And today's discussion topic is registration under GST. Okay, आज का टॉपिक जो है रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट से लेकर के सेक्शन 30 ऑफ CGST एक्ट तक. एंड along with that we are going to learn few rules. इसमें अमेंडमेंट के रूल्स होंगे. ओके, देन प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के रूल्स होंगे. आधार ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड क्या प्रोविजन है वो देखेंगे. ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द लेक्चर. ओके, अगर अच्छा लगे लेक्चर तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना. चलो स्टार्ट करते हैं अभी. स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 22, दैट इज द फर्स्ट प्रोविजन, सेक्शन नंबर 22 ऑफ CGST एक्ट. ओके, अब सेक्शन 22 इज अ नॉर्मल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन. अब आप लोग को मालूम है कि अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपया या तो 10 लाख रुपया या 40 लाख रुपया, 40 लाख की बात तो आज हम करेंगे ही. ओके, अगर इन लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है देन आई हैव टू ऑप्शंस. रजिस्ट्रेशन के टू ऑप्शंस. कौन से दो ऑप्शन? सबसे पहला है रजिस्टर एज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन. आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की तरह आप रजिस्ट्रेशन लो. ओके, ये आपके पास ऑप्शन है. या तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लो. नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में क्या होगा? कहने से आपको फुल रेट पर टैक्स पे करना पड़ेगा. यस और नो? ओके, फुल रेट पर टैक्स पे करेंगे, आईटीसी पूरा पूरा लेंगे. ओके, दिस इज द बेनिफिट ऑफ नॉर्मल प्रोविजंस, है ना. सो विद दिस बैकग्राउंड वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 22. अब हम लोग रजिस्ट्रेशन में जो चैप्टर में ये देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, नॉट कंपोजिशन. हम नॉर्मल की बात करने वाले हैं ना. अब सेक्शन 22 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं. चलो. Every supplier shall be liable to be registered under GST Act in state or union territory from where he makes taxable supply. मतलब आपको हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो. ठीक है, इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स रुपीज 20 lakhs और 10 lakhs. तो दिस इज द बेसिक प्रोविजन. इसके बाद आगे प्रोवाइजोस हैं. ठीक है, जो कहते हैं कि 40 लाख भी लिमिट लगेगी. फिर जो कहते हैं कि 10 लाख का भी लिमिट बढ़ के 20 लाख हो सकता है, 40 लाख हो सकता है. ओके, सब देख रहे हैं हम. सो हर उस सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना है जो किसी भी स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है एंड जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर इज एक्सीडिंग रुपीज 20 lakhs और 10 lakhs. समझ में आई बात? मतलब मान लो कि मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं महाराष्ट्र से सप्लाई कर रहा हूँ. ओके, अब मेरा टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गया, 20 lakhs क्रॉस्ड. सो मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा महाराष्ट्र स्टेट में. हालांकि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लायर्स के लिए या तो आरसीएम के रिसिपिएंट्स के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बातें की है, बट ये बेसिक प्रोविजन ये कहता है. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र से इंटर स्टेट सप्लाई करते हो देन आप सेक्शन 24 में फॉलो हो गए, सेक्शन 22 में नहीं. ठीक है, तो आगे तक हम रीड करेंगे, पर अभी तक के लिए इतना ध्यान में रखो कि आपका अगर एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर, नॉट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, in a financial year, if it is exceeding rupees 20 lakhs, you are liable to obtain registration in this particular state. कौन से स्टेट में? जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? ओके, अब यहाँ पर 20 लाख की लिमिट तो नॉर्मली है, और 10 लाख की भी लिमिट दी हुई है. 10 लाख की लिमिट है TNMM लोगों के लिए. किसके लिए? TNMM. आपने DT में ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़ा होगा, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, ऐसा कुछ नाम था. ओके, सो हियर TNMM इज त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. ये चार जो स्टेट्स हैं उनका नाम है त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. ओके, सो दिस 4 स्टेट्स में अगर आपका बिजनेस है देन द लिमिट विच वुड बी एप्लीकेबल टू यू इज रुपीज 10 lakhs एंड नॉट 20 lakhs. आई होप इट इज क्लियर. ओके, अब जीएसटी में जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं वो इंसान का रजिस्ट्रेशन नहीं करते. हम रजिस्ट्रेशन करते हैं जगह का. इनकम टैक्स में क्या करते हैं? हम इंसान का रजिस्ट्रेशन करते हैं, पैन नंबर. यहाँ पर भी पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, लेकिन यहाँ पर एक अलग बात क्या है? यहाँ पर है प्लेस ऑफ बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना. यहाँ पर है फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर जीएसटी. अब यहाँ पर माना जाएगा कि मैं सप्लाई कर रहा हूँ इफ आई एम हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. समझ में आई बात? ओके,
अब बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एकदम कंपोजिशन स्कीम जैसा ही है, पर एक छोटा सा डिफरेंस। कंपोजिशन स्कीम में हम लोग एग्जेम्प्ट टर्नओवर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट माइनस करते थे। बट यहाँ पर वो चीज माइनस नहीं करनी है। आपको यहाँ पर माइनस नहीं करनी, मतलब इस एग्जाम सप्लाई में वो एडेड रहेगा। यस और नो? सो क्या क्या चीज ऐड करेंगे एक बार देख लेते हैं। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ओके। देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ अ सेम पैन, ठीक है, मतलब टू सेम पैन। अगर मान लो मेरी एंटिटी महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, तो मैंने अगर गुजरात वाली मेरी एंटिटी को बेचा, वो भी मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा। यस और नो? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ऑल एक्सपोर्ट्स, ऑल इंटरस्टेट ऑफ द सेम पैन। बट जीएसटी कंपोनेंट को मुझे ऐड नहीं करना है। और एक चीज ऐड नहीं करनी है, वो है आरसीएम इनवर्ड सप्लाईज। आरसीएम इनवर्ड क्यों ऐड नहीं करनी है? क्योंकि आप टैक्स तो पे इस पर भी करते हो, लेकिन ये आपका परचेज है, ये आपका सेल नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूटेशन आपके सेल के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आपको जो परचेज आपने किया, जिसके ऊपर आप टैक्स पे करते हो, वो ऐड नहीं करना है। हाउएवर अगर कोई आपका आउटवर्ड आरसीएम सप्लाईज होगा, वो चीज जरूर ऐड होगा। यस और नो? डन। आगे एग्रीगेट टर्नओवर के लिए अभी अपन ने देखा सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। हाउएवर सेक्शन 22 मॉडिफाइज दैट एग्रीगेट टर्नओवर एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। ओके, देखो एग्रीगेट टर्नओवर ना बेस लिया जाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 सीजीएसटी एक्ट के। एंड जो जो प्रोविजन उसको चेंज करना चाहते हैं, वो हर बार चेंज करते हुए चलते हैं। जैसे सेक्शन 10 ने कह दिया कि भाई इंटरेस्ट डिस्काउंट एक्सक्लूड करो, फर्स्ट सप्लाईज को इंक्लूड करो। उसी तरीके से सेक्शन 22 कुछ चीजें एडलेस करवाता है। ध्यान देते हैं क्या है वो। These are written in the explanation to section 22. The turnover shall include all supplies made by taxable person, whether on his own account or made on behalf of all principal. अगर आप एजेंट हो, आप खुद के नाम पर इनवॉइस इशू करते हो, ठीक है, तो जो भी प्रिंसिपल का गुड्स आपने बेचा होगा वो भी ऐड करना होगा। ठीक है, समझ में आई बात? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर जॉब वर्कर को आपने गुड्स भेजा है, ठीक है, भेजा है, नॉट हम उसको बेचते नहीं, हम उसको बेचते हैं, फॉर डूइंग सर्टन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स। सो गुड्स अगर समझो बन चुके हैं पूरे, ठीक है, एंड बाद में वो गुड्स का जो वैल्यू है, ठीक है, वो गुड्स का वैल्यू जॉब वर्कर मुझे दे रहा है, तो यहाँ पर जो जॉब वर्कर का टर्नओवर है, उसमें वो वैल्यू ऐड नहीं होगा। ओनली जॉब वर्क चार्जेस शैल बी एडेड इन द टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर। ठीक है, वो मुझे गुड्स भेज रहा है, बेच नहीं रहा है, मेरा ही गुड्स मुझे दे रहा है। सो इन दिस केस आपको ऐड नहीं करना जॉब वर्कर के टर्नओवर में, ओके, ना ही आपके टर्नओवर में। आपके टर्नओवर में तब ऐड होगा जब आप सेल करेंगे। यस और नो? एंड इफ यू सेल that goods from job workers location by adding job workers location as an additional place of business, then it will be added in principal's aggregate turnover and not the job workers turnover. I hope this is clear. Okay, next, from where he makes taxable supplies, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। दो तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स मैंने रखे हैं आपके सामने। ओके, अब एग्रीगेट टर्नओवर का एक बात समझना, दो 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 डेफिनेशंस है, एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर इन स्टेट। ओके, हमने कंपोजिशन स्कीम में इसके बारे में बहुत सारी चर्चा की थी, बट हियर वी आर ओनली एसोसिएटेड विद द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? पैन बेसिस। देखो ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में सिखाया था, इसीलिए यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। कंपोजिशन स्कीम में हमने देखा हुआ है एग्रीगेट मीन्स पैन इंडिया, मतलब महाराष्ट्र की यूनिट, गुजरात की यूनिट, राजस्थान की यूनिट, तीनों के टर्नओवर को हम ऐड करेंगे जो सेम पैन पर रजिस्टर्ड थी, सबका टर्नओवर ऐड करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट एग्रीगेट टर्नओवर। अब चेक करते हैं हम लोग कि भाई ये क्या चीज है। महाराष्ट्र एंड गुजरात आर एंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाईज। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है जो हमने ऊपर देखा सेक्शन 22, हमें हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना था जहां से हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे। मतलब यहां पर मैं ये चीज कह सकता हूं कि अगर मैं किसी भी स्टेट से एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हूं, तो वहां पर मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है तो। ओके, अगर टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट है एंड एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज एज द केस में बी, आई हैव टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। ओके, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, अगर महाराष्ट्र में 25 lakhs का एग्जाम्पल टैक्सेबल टर्नओवर है, बट
गुजरात में 2 लाख का एग्जेम्प्ट है, तो एग्रीगेट टर्नओवर इज 27 lakhs, बट रजिस्ट्रेशन हैज टू बी ऑब्टेन्ड ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो वो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, आइए समझते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। महाराष्ट्र एंड गुजरात आर एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब दोनों स्टेट से टैक्सेबल हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है तो दोनों ही स्टेट में आएगी। इज दैट क्लियर? महाराष्ट्र में 16 लाख, गुजरात में 5 लाख। तो टोटल दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर वुड बी रुपीज 21 lakhs। Since it is exceeding rupees 20 lakhs, I have to obtain registration in those states from where I am doing taxable supplies. तो महाराष्ट्र and Gujarat both are required to be registered. Okay, next. अगर महाराष्ट्र से टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है, गुजरात से 100% एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो गुजरात का टर्नओवर शैल बी एडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, बट गुजरात स्टेट को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा क्योंकि 100% एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। चेक करते हैं। महाराष्ट्र 16 lakh टैक्सेबल सप्लाईज, गुजरात 5 lakh 100%, दैट इज 5 lakh एग्जेम्प्ट सप्लाईज। सो एग्रीगेट टर्नओवर इज रुपीज 21 lakhs, दैट इज मोर देन रुपीज 20 lakhs। दस हर उस स्टेट से जहां से मैं सप्लाई कर रहा हूँ वहां पर मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है इफ आई एम प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाईज। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में टैक्सेबल सप्लाईज है, तो इधर मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा, गुजरात में नहीं लूंगा क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहा हूं मैं पूरा पूरा। अगर मान लो यहाँ पर 10,000 का टैक्सेबल सप्लाई आपने किया होता तो गुजरात में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता। समझ में आई बात? नेक्स्ट, अगर आपके एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में अगर कोई भी एक स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट आ जाता है तो क्या? सो हियर यू हैव टू कंसिडर द लोअर थ्रेशोल्ड। आपको 10 लाख का थ्रेशोल्ड लगेगा ऑल ओवर इंडिया। मतलब यहाँ पर अगर मैं समझू महाराष्ट्र एंड त्रिपुरा, अगर ये दो स्टेट्स है, इसमें से ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। ओके, सो इफ त्रिपुरा इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, then Maharashtra plus Tripura total turnover should not be compared with 20 lakhs but should be compared with 10 lakhs, क्योंकि आपका एक स्टेट स्पेशल कैटेगरी आ गया है। ओके, तो यहाँ पर सिंस टर्नओवर वुड बी रुपीज 12 lakhs, तो आपको हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। अब यहाँ पर दोनों जगह पर मैंने कहा है टैक्सेबल, तो आपको दोनों जगह पर रजिस्ट्रेशन लेना है। इज दैट क्लियर? यही लिखा था। नेक्स्ट इज नो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी रेजिम। आपको कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सर्विस टैक्स के टाइम पर हुआ करता था पूरे इंडिया का एक ही रजिस्ट्रेशन, पर जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी एज अ स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जहां जहां से आप टैक्सेबल सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि भाई अगर एक ही स्टेट में एक ही पर्सन को दो अलग रजिस्ट्रेशन लेना है तो क्या वो ले सकता है? आंसर इज यस, ले सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव टू डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके, आपको मैं एक बार बोर्ड पे समझाता हूँ ये कंसेप्ट। अगर मान लो कि महाराष्ट्र में मैं हूँ, बरोबर है। अब मेरा एक प्लेस ऑफ बिजनेस है लोकेशन ए, एक प्लेस ऑफ बिजनेस है लोकेशन बी। ओके, लोकेशन ए से मैं फुटवेयर बेच रहा हूँ एंड लोकेशन बी से मैं इमिटेशन ज्वेलरी बेच रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है, प्लीज मेरे स्पेलिंग पर मत जाओ, मुझे मालूम है रॉन्ग लिखा है मैंने, पर ठीक है आप करेक्ट कर लेना। ओके, अब यहाँ पर क्या है, दो अलग जगह से दो अलग बिजनेस हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है एज पर रूल नंबर 11 कि आप लोकेशन ए के लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लोकेशन बी के लिए आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ये रूल 11 अमेंड हुआ था हाल ही में। ये अमेंडमेंट के पहले कैसा था? अमेंडमेंट के पहले बिजनेस वर्टिकल वाइज आपको रजिस्ट्रेशन मिलता था, बट अब से बिजनेस वर्टिकल वाइज नहीं मिलेगा, आपको प्लेस ऑफ बिजनेस वाइज मिलेगा। तो दो अलग लोकेशन के लिए आप दो अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, चलते हैं वापस से अपने चार्ट बुक में। ठीक है, वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन इज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 9, अगर कोई नॉर्मली रजिस्टर्ड पर्सन है जो सेक्शन 9 में टैक्स पे कर रहा है, ओके, तो उसका दूसरा कोई यूनिट कंपोजिशन में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपका एक यूनिट नॉर्मल है तो ऑब्वियसली दूसरा भी नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर समझो मेरा यूनिट महाराष्ट्र में है, ठीक है, एक ही रजिस्ट्रेशन है, ओके, एक ही पैन है मेरा,
उसमें अगर 2-3 अलग-अलग रजिस्ट्रेशन है, तो एक अगर नॉर्मल में है तो बाकी सारे के सारे भी नॉर्मल में होने चाहिए अंडर सेम पैन, अंडर सेम पैन, नॉट अंडर सेम रजिस्ट्रेशन। सेम रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ। आपको एग्जांपल्स बहुत लगता है ना? चलो देखो, अगर मान के चलो कि मेरा एक जीएसटी नंबर में लिख रहा हूँ इधर 27 AW, सॉरी सॉरी, क्या हो गया ये? ठीक है, जाने दो, वो हट नहीं रहा, जिद्दी हो गया। 27 AWXPJ3108Q1ZL, ये एक मेरा जीएसटी नंबर है। ओके, अब यही पैन के ऊपर दूसरा जीएसटी नंबर है, ये पैन है भाई। फॉर एग्जांपल मेरा गुजरात में रजिस्ट्रेशन है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में है, दैट इज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 9, देन इसको भी नॉर्मल ही होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये नॉर्मल में है, ये कंपोजिशन में है। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर क्या बोला है कि सेम पैन के अंडर जितनी भी एंटिटीज हैं, ठीक है, सारे की सारी को सेम टाइप का रजिस्ट्रेशन फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं लिखा है कि सेम जीएसटी नंबर के अंदर जितनी यूनिट्स हैं उनको सेम करना है एंड बाकी अलग ना रजिस्ट्रेशन नंबर है तो अलग कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर सेम पैन है मतलब इट इज वाइडनिंग द कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा कहा होता कि एक रजिस्ट्रेशन के अंडर जितने यूनिट्स हैं उनको सेम टाइप का रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना है, तो हो सकता था कि ये कंपोजिशन मेंटेन करे, बट ऐसा नहीं कहा है। यहाँ पर पैन बेस्ड का है, मतलब यहाँ पर अगर पैन एक है आपका, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी एक ही टाइप का होना चाहिए, नॉर्मल या तो फिर कंपोजिशन। समझ में आ रही है बातें? इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? चलते हैं वापस से चार्ट बुक में। ओके, तो ये अपना हो चुका है। एंड पॉइंट नंबर 6 मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोग को। प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर नहीं देखना है, करंट ईयर का ही देखना है। अगर करंट ईयर में भी आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर जाता है, देन यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। नहीं तो क्या करेंगे लोग मालूम है, पिछले साल का टर्नओवर बोलेंगे कि 20 लाख से कम है, सो करंट ईयर में करोड़ का टर्नओवर करेंगे। सो गवर्नमेंट बोला भाई ऐसा नहीं, आपको अगर टर्नओवर करंट ईयर में भी 20 लाख क्रॉस होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और जब जब भी मैं 20 लाख बोलूँ तब तब 10-10 लाख अपने आप समझ लेना, ठीक है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। अब इन लोग के लिए हम एक अलग से लिमिट सेट किया हुआ है, हमने अलग से लिमिट सेट किया हुआ है। एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करता है, सर्विस नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स, एक्सक्लूसिवली गुड्स बेच रहा है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट है 40 लाख रुपए, 40 lakhs। ओके, पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम देखेंगे। मतलब आप लोग को एक चीज समझ में आ रही है, अगर आपने एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स का आपका स्टेटस है, ठीक है, मतलब आप गुड्स छोड़ के कुछ भी नहीं बेचते हो, देन आपको 40 लाख का लिमिट मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली 20 लाख का मिलता है, पर इफ यू आर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स यू कैन अवेल द बेनिफिशियल स्कीम ऑफ रुपीज 40 lakhs। अब ये 40 lakhs के लिमिट के लिए कौन लोग एलिजिबल नहीं है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला, जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज पर सेक्शन 24। मतलब कि कुछ ऐसे केसेस है जो हम लोग पार्ट नंबर 6 में पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने छुपके से ये हेडिंग देखा होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे लोग जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप उनमें से किसी में फॉल होते हो तो आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब ही वो है कि आपका टर्नओवर चाहे जीरो भी क्यों ना है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप कंपलसरी में फॉल करते हो आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलना है। नेक्स्ट, अगर आप टोबैको, आइसक्रीम एंड पान मसाला इनका सप्लाईज करते हो, देन आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर एयरेटेड वाटर्स नहीं है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एयरेटेड वाटर्स नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं लिखी है मैंने इधर, ठीक है, मेरे चार्ट्स में मिस्टेक नहीं है, एयरेटेड वाटर्स है ही नहीं। एयरेटेड वाटर्स आपको सिर्फ कंपोजिशन स्कीम में मिलेगा, जिधर हमने देखा था इन एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स, टीपा।
याद है? टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स। यहाँ पर एरेटेड वाटर्स नहीं है, मतलब अगर एरेटेड वाटर्स आप बेचते हो देन आपको 40 लाख का बेनिफिट मिल सकता है, सब्जेक्ट टू अदर एक्सेप्शंस। ठीक है। द थर्ड वन द थर्ड वन persons engaged in making intra-state supplies in the states of MNS टपू, एम क्यूब। कौन से एम है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। अगर आप इन 3 स्टेट्स में इंट्रा स्टेट सप्लाईज करते हो तो आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे भी स्टेट्स हैं, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, उत्तराखंड। सो इन पर्टिकुलर स्टेट्स में अगर आप विद इन द स्टेट टर्नओवर कर रहे हो तो आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी आधे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर अगर हम लोग ये स्टेट से दूसरे किसी स्टेट में करें तो, क्योंकि इंट्रा के लिए बोला ना आपने, मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज। सो इंट्रा वालों को 40 नहीं मिलेगा, तो क्या इंटर वालों को मिलेगा? आंसर इज इंटर वालों को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आर कवर्ड अंडर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जो आपने अब तक नहीं देखा है इस वीडियो में। जो लोग वीडियो ऑलरेडी रिवीजन करके देख रहे हैं उनको मालूम ही है। ओके, सो इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स इज लायबल फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सो उसको तो साइड पे करो। मतलब 40 लाख की लिमिट ऑलवेज इंट्रा के लिए मिलेगी, एंड उसमें भी इन स्टेट्स में अगर आप करते हो तो वो भी नहीं मिलेगी। समझ में आई ये बात? ओके, नेक्स्ट देखो, वो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना वो यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट, पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन ऑफ वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। जो लोग कहते हैं कि भाई मेरा टर्नओवर 5 लाख है, मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है, तो ले लो, आपको 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सो इन लोगों को छोड़ करके बाकी लोग शैल नॉट बी लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी अप टू द टर्नओवर ऑफ ₹40 लाख। क्लियर है? अब यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया सेक्शन 22 में, जो कहता है कि अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स पर कभी कभार आपको इंटरेस्ट इनकम हो जाती है, तो क्या आपको सर्विस प्रोवाइडर घोषित कर दिया जाएगा? दैट इज एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का मिलना ये एक टाइप का सर्विस है। इंटरेस्ट का मिलना एक टाइप का सर्विस है। क्यों? सर्विस का डेफिनेशन हमने देखा था सप्लाई चैप्टर में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, excludes money and securities, okay, but includes arranging the facilities of जो भी मनी जो भी है उसका फैसिलिटीज अरेंज करना, उन सबको हम क्या कहते हैं? सर्विस के डेफिनेशन के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं। सो इंटरेस्ट इज नथिंग बट सर्विस। तो आप बेच तो रहे हो गुड्स, एक्सक्लूसिव गुड्स, और आपने कुछ इंटरेस्ट अर्न किया है, तो क्या आपका नेचर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा? सो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। आपको फिर भी एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। यहां पर ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ना, ये ऐसा नहीं कहता कि आपको एग्रीगेट टर्नओवर में इसको इंक्लूड नहीं करना है, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला कि भाई अगर आप ये सप्लाई करते हो तो भी आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा, आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स ही माने जाओगे। एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है ना? आ जाओ बोर्ड पर। मान लो आपका टर्नओवर मान लो कि आपका टर्नओवर है 38 लैक्स एंड आपने इंटरेस्ट इनकम अर्न किया 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख तक है देन यू आर मतलब 40 लाख तक आप कर सकते हो टर्नओवर इफ यू आर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। ठीक है, ये आपका एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स का टर्नओवर है। तो मुझे यहाँ पर एक बात बताओ कि रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं? स्टेप नंबर 1, यू हैव टू चेक वेदर एग्रीगेट टर्नओवर इज विद इन 40 लैक्स और नॉट। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर विद इन 40 लैक्स है तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर इज विद इन 40 लैक्स देन चेक वेदर यू आर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स और अदर। अगर अदर हो तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, आपको 20 लाख में ही करना चाहिए था। अभी नहीं, 20 लाख में कर लेना चाहिए था, तो अभी आप लोग को डिफरेंशियल टर्नओवर पे टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हो, ठीक है, तो आपको 40 लाख मिलेगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका 40 के अंदर है एंड यू आर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, ओके, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था। पर यहाँ पर अगर मैं इंटरेस्ट का सर्विस इनकम ऐड कर देता हूँ, ओके,
तो मैं एक्सक्लूसिव गुड्स बचता ही नहीं हूँ, मैं सर्विस भी दे रहा हूँ ना। बट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये जो चीज है, ये जो चीज, ये इधर तो ऐड करो, लेकिन लेकिन आपको एक्सक्लूसिविटी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा गारंटी है, हमारा वादा है। ओके, सो इस केस में मुझे बताओ आप लोग कि रजिस्ट्रेशन 40 के ऊपर लेना पड़ेगा कि नहीं? यस, लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर ही आपका 40 लाख क्रॉस हो चुका है। आपके लिए अब ये 40 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो गया। इज दैट क्लियर? अगर मैं कहूँ कि आपका टर्नओवर 35 लाख था एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स का, एंड 3 लाख रुपया आपने इंटरेस्ट इनकम अर्न किया, ये सर्विस इनकम है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या चेक किया आपने? एग्रीगेट टर्नओवर। क्या एग्रीगेट टर्नओवर आपका 40 लाख से क्रॉस हो रहा है? आंसर इज नो, नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर अब तक एक आस है, आस है मतलब 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेने की आस है। सेकंड, इसके लिए आप लोग को एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स होना पड़ेगा। ओके, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स होना ही पड़ेगा। सो क्या आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हो? यार मैं तो सर्विस भी दे रहा हूँ, कैसे रहूंगा? पर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ये टर्नओवर आपका एक्सक्लूसिविटी को अफेक्ट नहीं करेगा। एग्रीगेट टर्नओवर ऑब्वियसली ऐड होगा उसमें, पर यहाँ पर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स ही माने जाओगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा बेनिफिट। ठीक है, आपको 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? समझ में आ रहा है क्या सब लोग को? प्लीज बताओ। ओके, चलो अपने आप को बताओ। डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, चलो। सो हियर वी कंप्लीट विद द 40 lakhs का जो भी बेनिफिट वाला प्रोविजन है वो। नेक्स्ट एकदम इजी, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। व्हेन बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, अगर आपका बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हो रहा है, सो ट्रांसफर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ सच ट्रांसफर। मतलब आपने जिसको बिजनेस बेचा है वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड जो इंसान ट्रांसफर कर रहा है उसको ITC 02 भर करके, ठीक है, CA से सर्टिफाई करवा के, CMA से, दोनों में से कोई भी एक, सो उससे सर्टिफाई करवा के आप ITC 02 के थ्रू अपना अनयूटिलाइज ITC ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न इज एग्जेम्प्ट, ये अपना नोटिफिकेशन नंबर 12 में लिखा है एग्जेम्पशन में, जो हम लोग लास्ट में सीखेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफर इन केस ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर। अगर आप एक ए यूनिट हो एंड आप बी यूनिट के साथ अमालगमेट हो रहे हो, इट मीन्स दोनों का एंटिटी, दोनों का अपना अपना आइडेंटिटी खत्म हो रहा है एंड नया आइडेंटिटी बन रहा है, दैट इज AB लिमिटेड। सो इस केस में नया एंटिटी को लायबल होना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC इश्यूज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, गिविंग इफेक्ट टू सच ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल। मतलब अगर हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल डायरेक्ट करते हैं कि भाई हाँ वी आर ओके विद दिस अमालगमेशन, उस पर्टिकुलर डेट से, जिस दिन ROC ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया, आप लोग रजिस्टर्ड माने जाओगे, यू विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेम पॉइंट यहाँ पर है, ITC 02 भर के ट्रांसफर करो। अब यहाँ पर दोनों एंटिटी करेंगे, अमालगमेटिंग एंटिटीज जो है दोनों, वो दोनों एंटिटीज ट्रांसफर करेंगे टू द अमालगमेटेड कंपनी। नेक्स्ट, पर्सन्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर GST। So the first item of section number 23 is agriculturist to the extent of produce out of cultivation of land। मतलब अगर आप फार्मर हो, ओके, तो फार्मर को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक आपका प्रोड्यूस कल्टीवेशन ऑफ लैंड के थ्रू आ रहा है। ओके, सो अगर आप लोग, अगर इसके साथ साथ कोई टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पर आपको जो ऊपर का लिमिट है वही देखना है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, थ्रेशोल्ड में आपको ऐड नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल 15 लाख का आपने एग्रीकल्चर सप्लाई किया, ओके, एंड 6 लाख का टैक्सेबल सप्लाई किया, तो यहाँ पर सिर्फ 6 लाख रुपए ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर कंसिडर किया जाएगा, एंड आपका टर्नओवर सिंस इट इज लेस देन ₹20 लाख आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। इन शॉर्ट एग्रीकल्चरिस्ट को टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन लैंड ही इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 6 लाख रुपया कंसिडर किया जाएगा, एंड ये सिंस इट इज लेस देन ₹20 लाख आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? ओके, ICI का यहाँ पर दो व्यूज है, कभी वो लोग बोलते हैं कि भाई ऐड करो, कभी बोलते हैं मत करो। तो यहाँ पर आप लोग एक नोट लिख करके अप्रोप्रिएट
जो भी आपको लग रहा है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाईज। मतलब अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाईज करते हैं, ओके, देन इन दैट केस आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। वाई? बिकॉज आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करोगे तो आपको वैसे भी इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलने वाला था, ओके, एंड आपका आउटवर्ड पे भी आप टैक्स नहीं पे करने वाले हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करके क्या मतलब है, कुछ जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मत करो। नेक्स्ट, इंटर स्टेट सर्विस प्रोवाइडर अप टू ₹20 lakhs, वेरी इंपॉर्टेंट। जब जीएसटी लॉ आया था तब ये कहा जाता था कि भाई इंटर स्टेट सप्लायर हैज टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ओके, सप्लायर भी हो चाहे गुड्स भी हो, सबको कंपल्सरी, ₹1 का भी टर्नओवर किया था। बट आफ्टर सर्टन टाइम, ठीक है, वो लोगों ने क्या लाया कि सर्विस प्रोवाइडर अगर है तो उसको 20 लाख या 10 लाख का लिमिट दिया जाएगा। समझ में आई बात? अगर आप इंटरसेट सर्विस प्रोवाइड करते हो, सर्विस, हाँ, मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्विस की बात कर रहा हूँ। अगर आप गुड्स देते हो तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। अगर आप इंटरसेट सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको 20 लाख तक का एग्जेम्पशन है, 20 लाख तक आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, उसके ऊपर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। यहाँ पर सी लिख के रख रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाला है ये पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सप्लाईज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। मान लो कि मैं ऐसा जीटीए हूं जो बिल के ऊपर 12% टैक्स नहीं लगाता, एंड आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो यहाँ पर जो मैंने आपको सप्लाई किया उसके ऊपर आप 5% के ऊपर टैक्स रिवर्स चार्ज में पे करोगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे सप्लाईज पर कभी भी टैक्स अराइज नहीं होगा। टैक्स रिसिपिएंट भरने वाला है ना, तो मेरे सप्लाईज पर तो अराइज नहीं हुआ, एंड मेरे को मेरे परचेज का कोई आईटीसी नहीं मिलता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन लेने की मेरे को जरूरत नहीं है। अब इसका ऑपोजिट इज रिटर्न इन द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। जो रिसिपिएंट स्पेसिफाइड है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर आरसीएम, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सो इन सिंपल वर्ड्स, सप्लायर ऑफ आरसीएम सप्लाईज नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, recipient of RCM supplies compulsory registration. Clear? Next, categories of casual taxable person and other persons making interstate supply of handicraft goods and handmade shawls and stoles where aggregate turnover does not exceed ₹20 lakhs in a year. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको वैसे तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, आगे हम पढ़ेंगे, ये कुछ भी टर्नओवर करे इसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। हाउएवर, इसको जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है इसको एक लिमिट दी गई है 20 लाख की, इफ ही इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडमेड शॉल्स एंड स्टोल्स, ठीक है। एंड इंटरस्टेट सप्लाई वालों को भी, दैट इज अदर पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई वालों को भी यहाँ पर लिमिट मिल चुकी है। इंट्रा में तो थी ना बाकी लोगों को हैंडमेड शॉल्स वगैरह के लिए, इंटर के लिए लोग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, ठीक है। इफ यू आर सेलिंग इंटरस्टेट गुड्स, मैंने आप लोग को बताया था, if you are selling interstate goods, compulsory registration. But if you are selling interstate goods which are handicraft goods, handmade goods, जिसमें predominantly hand यूज हो रहा है, मतलब जो भी वर्कर्स का स्किल्स वगैरह है वो सब यूज हो रहा है, सो इन दैट केस आपको 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। समझ में आ रही है बात? ओके। नॉर्मली इंटरस्टेट के लिए गुड्स के लिए कंपलसरी, बट अगर हैंडीक्राफ्ट है तो बोलो मुझे, हैंडीक्राफ्ट है तो 20 लाख का लिमिट मिलेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, नॉर्मली कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। बट अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स में काम कर रहा है वो, देन 20 लाख का लिमिट मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आ रही है बात? अब ना ये जिधर जिधर सी लिखा है ना वो पॉइंट मैं उधर के अभी कवर कर रहा हूँ, उधर आपको मैं गो थ्रू करवा लूंगा, लेकिन अभी ही हम कवर करते हुए चल रहे हैं। समझ में आया पॉइंट नंबर 5? नॉर्मली सीटीपी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, बट अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहा है तो 20 लाख का लिमिट। इंटरसेट सप्लाई जो अदर देन सीटीपी है, अदर पर्सन, वो लोग इंटरसेट सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, पर अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे हैं तो 20 लाख का लिमिट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, job workers engaged in making interested supply of service to a registered person except those who are liable to be registered under section 22 or person who are obtaining for voluntary registration or services of ज्वेलरी goldsmith। मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जॉब वर्कर जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है, ठीक है, सर्विस देता है वो, तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस जो जॉब वर्कर कर रहा है जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, ओके, 20 लाख से ज्यादा है, मतलब 22(1) में फॉलो हो रहा है, सो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ओके। फिर वॉलेंट्री जिसको करना है वो तो करवाए ही, एंड जो जो ज्वेलरी वगैरह है, ठीक है, वो लोग, इन लोगों को छोड़ करके बाकी लोग एग्जेम्प्ट है, बाकी जॉब वर्कर्स एग्जेम्प्ट हुए। नेक्स्ट,
persons providing services through e-commerce operator who is required to collect tax at source and their aggregate turnover does not exceed rupees 20 lakhs. ओके, ध्यान देना। अब ये जो ई कॉमर्स वाला पॉइंट है ना, मैं आपको पूरा बोर्ड पर लिख के बताऊंगा, बिकॉज तभी ही वो पॉइंट समझ में आएगा। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर, सबसे पहले आपको चेक करना है कि टीसीएस कलेक्ट करने वाला ईसीओ है या टीसीएस नहीं कलेक्ट करने वाला है। ठीक है, या तो फिर 95 वाला। 95 वाला तुम लोग को मालूम है, चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर में 3 थे, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, देन होटल अकोमोडेशन, यूटिलिटी, बरोबर है। अब अगर टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, टीसीएस कब कलेक्ट करना है ये मैंने कभी सिखाया आप लोग को, कंपोजिशन स्कीम में सिखाया। जिसको नहीं मालूम टीसीएस कब कलेक्ट करना है वो लोग चेक कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम का वीडियो डिटेल में समझा। इन शॉर्ट, जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर कंसिडरेशन कलेक्ट करता है एंड देन सप्लायर को रेमिट करता है आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन एंड टैक्स कलेक्शन, उसको माइनस करने के बाद जितना वो देता है, तो ऐसे ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आपका ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करने वाला है एंड आप उसके थ्रू अगर गुड्स बेचते हो, ओके, आप उसके थ्रू गुड्स बेच रहे हो या तो फिर आप उसके थ्रू सर्विस बेच रहे हो, दोनों में से कुछ तो एक हो सकता है। जिसमें टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, ओके, उसमें भी आप दोनों बेच सकते हो, गुड्स या तो फिर सर्विस, यस और नो। 95, इसमें तो यहाँ पर ईसीओ के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, ध्यान से सुनना, सी लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब ईसीओ के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ईसीओ के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ओके। मतलब यहाँ पर तो डीम्ड सप्लायर ही होता है ना ईसीओ। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्या ड्राइवर आपको सर्विस दे रहा है? हाँ, पर इट इज डीम्ड दैट ओला इज गिविंग यू सर्विस, सो ओला को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना है 95 के तहत, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर अभी ये लोग ये दोनों पार्ट डिस्कस करते हैं। अगर आपका ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करता है आपसे, ओके, मतलब सप्लायर से, एंड वो सप्लायर ने गुड्स बेचा है, तो ये गुड्स के सप्लायर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ये गुड्स के सप्लायर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। However, if you are providing services through an ECO and ECO is collecting tax from you, that is tax minus करके आपको remit करता है, then in that case वापस दो केस है, up to rupees 20 lakhs और rupees 10 lakhs और more than rupees 20 lakhs. So up to rupees 20 lakh हो तो फिर section 23 के हिसाब से exempt, okay. If more than rupees 20 lakh, then section number 24 के हिसाब से compulsory registration. I hope it is clear. समझ में आ रही है बात? अगर आपने ऐसे ईसीओ के थ्रू माल बेचा है, गुड्स बेचा है, जिसमें ईसीओ कंसिडरेशन कलेक्ट करता है रिसिपिएंट से एंड आपको रेमिट करता है, ऐसे ईसीओ से अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स, तो कंपल्सरीली आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ओके। अगर सर्विस सप्लाई की है ऐसे केस में, देन अप टू 20 lakhs कोई जरूरत नहीं है, अगर 20 lakhs के ऊपर सप्लाई किया है तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं कि इस ईसीओ का क्या इस केस में, ये ईसीओ को जो टीसीएस कलेक्ट करता है उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना है अंडर सेक्शन 24। समझ में आया? तो सेक्शन 23 और 24 आपने देखा होगा कि हैंड इन हैंड चल रहा है, जो जो अदरवाइज देन एग्जाम्प्ट है उसको कंपलसरी है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, अगर टीसीएस कलेक्ट नहीं करता है कोई ईसीओ, तो ईसीओ को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, कंपलसरी है ही नहीं उसको। उसका अगर कमीशन का इनकम 20 लाख के ऊपर होता है तो ही उसको करना। अगर कोई इंसान गुड्स बेचता है इस ईसीओ से जो टीसीएस कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको ऑब्वियसली लिमिट मिलेगा 20 लाख 40 लाख का, जो भी होगा। अगर सर्विस कर रहा है तो भी उसको 20 लाख 40 लाख का लिमिट मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। समझ में आई बात? ओके, सो इन लोगों की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर किसकी बात है? टीसीएस कलेक्ट करने वाले ईसीओ के बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है ये प्रोविजंस में। समझ में आई बात? ओके, कमिंग बैक टू द चार्ट बुक। कमीशन एजेंट मेकिंग सप्लाईज ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट के बिहाफ पर कोई सप्लाई करते हो, ठीक है, एंड कमीशन इनकम अर्न करते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि आप जिसका सप्लाई कर रहे हो वो खुद ही एग्जाम्प्ट है, ठीक है, मतलब उसका ट्रांजेक्शन से एग्जाम्प्ट है, उसका सप्लाई से एग्जाम्प्ट है, सो आपको भी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 9 ऑलरेडी देख चुके हम लोग चार्ट से देख लेना। नेक्स्ट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब कुछ केसेस में गवर्नमेंट बोलता है कि भाई आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फर्स्ट वन, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स ऑफ एनी अमाउंट,
मतलब आपने अगर 1 रुपए का भी इंटर स्टेट बेच दिया आपके स्टेट से बाहर, देन यू वुड बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब जब भी मैं इंटर स्टेट बोलूँ ना, तो आप लोग के दिमाग में 2-3 चीजें आनी चाहिए। एक्सपोर्टर्स, 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 सप्लायर टू एसईजेड। अब अगर आप ऐसे लोग हो, मतलब देखो सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट हमने सीखा था, उसमें मैंने आप लोग को बोला था कि भाई कुछ कुछ केसेस में इसको इंटरस्टेट ही मानते हैं। जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इंटरस्टेट है, सप्लाइज टू एसईजेड इंटरस्टेट है, ओके, सप्लाइज टू नोटिफाइड फॉरेन टूरिस्ट वो इंटरस्टेट है। तो जो भी इंटरस्टेट है ना, जिसको हम गुड्स बेचते हैं, उसमें आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ये और नो। ओके, अगर आप इंटरस्टेट सर्विस दे रहे हो तो 20 लाख 10 लाख का लिमिट मिलेगा, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। ओके, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वैसे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था, बट अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो आपको 20 लाख का लिमिट मिलता था। नेक्स्ट, पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ये मैंने ऑलरेडी सिखाया। नेक्स्ट, जो पर्सन को टैक्स पे करना होता है 95 में 55 में, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर इटसेल्फ। ओला, ओला को 95 में टैक्स पे करना है। ओके, सो इस केस में उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये ऑलरेडी सिखाया। नेक्स्ट, एवरी ईसीओ इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, ये भी ऑलरेडी सिखाया। ऐसा ईसीओ जिसको टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है सेक्शन 52 के तहत, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बाहर वाला इंसान यहाँ पर आके बिजनेस करेगा तो उसको हम कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। नेक्स्ट, टैक्स डिडक्टर्स। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ना आपका एक मिसकंसेप्शन मैं बहुत दूर करूंगा। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को। क्या मिसकंसेप्शन है, सुनना। मिसकंसेप्शन ये है कि डिडक्टर ऑफ टैक्स, इसको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हाँ, करना ही पड़ता है, नो डाउट, बट ये जीएसटी नंबर नहीं है, ये टैक्स डिडक्टर नंबर है। आपने अगर इनकम टैक्स में सीखा होगा, ठीक है, इनकम टैक्स में अगर आपने सीखा है तो आपको टैन नंबर मालूम है। अभी देखो टैन नंबर जो है, टैन है वो बेसिकली, मतलब जब जब भी आप टीडीएस डिडक्ट करने जाते हो तो आपको टैन फर्निश करना पड़ता है। पैन इज योर आइडेंटिटी नॉर्मली, बट टैन इज योर डिडक्टर आइडेंटिटी, यस और नो। सो जीएसटी में जो टैन नंबर होता है, इट इज एज गुड एज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ में आया? मतलब अगर आप इनकम टैक्स की टैन की बात करो या तो जीएसटी में ये वाला रजिस्ट्रेशन की बात करो, इट इज वन एंड द सेम। इज दैट क्लियर? समझ में आई ये बात? सो ये कोई ऐसा नया रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन है। अब टैक्स डिडक्ट किसको करना होता है? गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज, फिर सोसाइटीज, पीएसयू, इन लोगों को टैक्स डिडक्शन करना होता है। सो ये लोग टैक्स डिडक्टर का नंबर लेते हैं। सो उनको नंबर लेना पड़ेगा अलग से, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यस और नो। ओके, नेक्स्ट, पर्सन हु सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज और बोथ on behalf of other registered persons as an agent wherein tax invoice is issued by such agent। obviously अगर आप एजेंट हो, सीएनएफ एजेंट, ओके, आपने आपके प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल किया, ठीक है, एंड इनवॉइस एजेंट खुद बना रहा है, सो इन दिस केस एजेंट इज लायबल फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी। अब आईएसडी जो होता है उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, नॉर्मल भी लेना चाहिए एंड आईएसडी भी लेना चाहिए। अगर मान लो कि एचओ है, ठीक है, एचओ सप्लाईज भी करता है एंड एचओ कॉमन सर्विसेज लेता भी है, ठीक है, एचओ अवेल्स कॉमन सर्विसेज। तो कॉमन सर्विस का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, पर आपको अगर सेल करना है, आरसीएम में टैक्स पे करना है, तो उस केस में आपको आईएस नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। तो दोनों लेना पड़ेगा, समझ में आई? आईएसडी इज अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। एक ही रजिस्ट्रेशन में आप सप्लाई भी नहीं कर सकते, सप्लाई एंड आईएसडी दैट इज क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आईएसडी को जीएसटीआर 6 फाइल करना है, नॉर्मल सप्लाई को 1 3 भी फाइल करना है। समझ में आ रही है क्या बात? ओके, नेक्स्ट, पर्सन सप्लाइंग, पर्सन सप्लाइंग गुड्स ऑफ एनी अमाउंट थ्रू ईसीओ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप ईसीओ से, ठीक है, अगर आप ईसीओ से गुड्स सेल करते हो, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, ऐसे इंसान हो आप जो गुड्स बेच रहा है, हमने ऑलरेडी सीख लिया व्हाइट बोर्ड पर, और ये खाली रिपीटेशन है। अगर आपने गुड्स बेचा है ऐसे ईसीओ से 1 भी रुपए का, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सर्विस दिया है तो 20 लाख तक नो रजिस्ट्रेशन, 20 लाख के ऊपर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज एवरी ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर, जो बाहर से इंडिया में सप्लाई देता है, ठीक है, समझो, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। ओके, मतलब अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो वहां पर तो आरसीएम है, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ठीक है। सेक्शन 14 प्लेस ऑफ सप्लाई में मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है। अगर गूगल आईएनसी
अगर मेरे जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, तो गूगल INC हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, एंड दे ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एट अ सिंगल प्लेस, बैंगलोर। ठीक है, प्रिंसिपल कमिश्नरेट ऑफ बैंगलोर, वहां पर वो लोग रजिस्ट्रेशन लेते हैं एंड ऑल ओवर इंडिया सप्लाईज करते हैं। उसके बारे में रूल 12(1)(a), उसमें हम देखेंगे कि भाई इनको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। पार्ट बी में आपको एक डालना है कि भाई ये स्टेट से मैं रजिस्ट्रेशन सप्लाईज कर रहा हूँ, तो वो खाली इतना इन्फॉर्मेशन आपको देना है, बाकी कुछ नहीं करना। समझ में? चलो आगे बढ़ते हुए, अभी अपना कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया, अभी हम प्रोसीजर के पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये जो प्रोसीजर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है व्हाइट बोर्ड पर, ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पर। हाँ, देखो मैंने पहले से बना के रखा था, ये रहा चार्ट। अब ना आधार ऑथेंटिकेशन के भी प्रोविजन हम साथ में ही करेंगे, क्या सेक्शन 25, 6A, 6B, 6C, 6D, ये सब साथ में करेंगे। दिख रहा है स्क्रीन? चलो, अभी जब भी आपका टर्नओवर 20 लाख रुपया या 10 लाख रुपया या वॉट एवर द अमाउंट इज, अगर वो क्रॉस कर जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, यस और नो? सो विद इन 30 डेज यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई। आपको 30 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है, यस और नो? आपके 30 डेज में अप्लाई करने के टाइम पर, जब भी आप एप्लीकेशन करोगे, ओके, तब उस टाइम पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन सेक्शन 25, 6A, 6B, 6C, वेर 6D में लिखा हुआ है कि भाई ये लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना। 6A इज फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन, जो लोग ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड थे 2017 से या पहले से कभी से भी, ऑब्वियसली आधार ऑथेंटिकेशन का जो प्रोविजन है वो आने से पहले। सो उन लोग के लिए क्या प्रोसीजर होगा, ये अब तक नोटिफाई नहीं किया है, बट आप लोग को जब भी आप साइट ओपन करोगे तो आपको पॉपअप आता है कि रिमाइंड मी लेटर और डू आधार ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट 6B एंड 6C। 6B इज फॉर इंडिविजुअल, मतलब जो भी प्रोपरेटर्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, उनको सेक्शन नंबर 25 6B एप्लीकेबल हो जाएगा। जो अदर देन इंडिविजुअल्स है उनके लिए 6C एप्लीकेबल होगा। 6D कुछ ऐसे लोग हैं जैसे नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में, उन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोविजंस नहीं लगेगा। आधार ऑथेंटिकेशन मतलब है क्या, एकदम सिंपल प्रोविजन है, और ये है क्यों वो पहले समझो, व्हाई इट इज देयर। अब गवर्नमेंट के पास ना काफी सारे ऐसे केसेस आए जिसमें रिफंड तो क्लेम किया है लोगों ने, ओके, एक्सपोर्ट किया है, रिफंड एक्सपोर्ट करने का गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किया, ठीक है, एंड रिफंड भी मिल चुका उन लोग को। एंड जब भी उसका वेरिफिकेशन हुआ, तो मालूम पड़ा कि भाई वो प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, एक्चुअल में वो प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं था, गायब। सो देर आर सो मेनी फ्रॉडलेंट रजिस्ट्रेशन टेकिंग प्लेस इन इंडिया। सो उसको बढ़ावा ना देते हुए उसको कम करना है, कर्टेल करना है ऐसी चीजों को। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर बनाया जाए, जिसके थ्रू हमको जेन्युइनिटी ऑफ द टैक्स पेयर, जेन्युइनिटी ऑफ द एप्लीकेंट ये समझ में आए। इसीलिए आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोविजंस लाया गया। ओके, अब आधार ऑथेंटिकेशन में क्या हो रहा है समझना ध्यान से। जब भी आप आधार ऑथेंटिकेट करोगे तो आपको एक लिंक जाएगी, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ना, उस आधार नंबर से उस मोबाइल पे एक लिंक जाएगी, एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी लिंक जाएगी, दोनों में से आप किधर से भी आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकते हो। उस पे लिंक पे क्लिक करना है आपको, एक OTP जनरेट होगा, वो OTP आपको यहाँ पर पोर्टल पे डालना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। एंड जैसे ही आप पोर्टल पे OTP डालोगे, वो वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ सच में ये इंसान अप्लाई कर रहा है, ही इज अ जेन्यून पर्सन। समझ में आई बात? सो उस उन चीजों को हम कहते हैं आधार ऑथेंटिकेशन। अब जब भी आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाते हो, तब कब माना जाएगा कि आपने एप्लीकेशन किया? सो आंसर इज 15 डेज फ्रॉम द पार्ट बी सबमिशन और आधार ऑथेंटिकेशन डेट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आपने 15 दिन में आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, फेल हो गया करने से,
देन आपका एप्लीकेशन माना जाएगा कि जो दिन आपने पार्ट बी आपका खत्म भर दिया है, ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन तो किया ही नहीं, तो जो दिन आपका 15 डेज लैप्स हुआ, ठीक है, जो दिन आपका 15 डेज लैप्स हुआ, दैट वुड बी द डे वेयर इट वुड बी कॉल्ड एज यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. एप्लीकेशन का सबमिशन डेट, व्हाई इट इज रेलेवेंट? इट इज रेलेवेंट बिकॉज वहां उस टाइम लिमिट के बाद डिपार्टमेंट के पास टाइम है टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स. आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, रेंट एग्रीमेंट, लाइट बिल, एनओसी, जो भी आपने सबमिशन किया है, उन सबको वेरिफिकेशन करेंगे डिपार्टमेंट वाले. सो अब यहाँ पर एक ब्रीफली मैंने आपके सामने प्रोसीजर रखा है, चेक करते हैं. अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया, ओके, किया है, एंड ऑफिसर को वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं लगती है, ध्यान देना, पीओ डज नॉट वांट टू फिजिकली वेरीफाई द प्लेस ऑफ बिजनेस. देखो, जब भी आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया है, तो भी पीओ आपके इधर आके वेरीफाई कर सकता है, पर अगर उसको लगता है तो ही, अगर उसको नहीं लगता है कि वेरिफिकेशन नहीं करना है, आधार ऑथेंटिकेशन किया, खत्म, बात, एंड. ओके, सो उस केस में प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है. सेकंड केस है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया ही नहीं, आपने ऑप्ट ही नहीं किया. सेकंड, आपने करना चाहा पर 15 दिन लैप्स हो गए, आपने तब तक लिंक को वेरीफाई नहीं किया. सेकंड, ये हो गया नॉट ऑप्टेड. एंड थर्ड वाला है, आपने आधार ऑथेंटिकेशन तो किया, लेकिन फिर भी पीओ को वेरीफाई करना है. सो ये केस यहाँ पर कवर्ड है. समझ में आई बात? तो अब हम लोग इसका प्रोसीजर चेक करते हैं, क्या प्रोसीजर. फर्स्ट स्टेप, आपको अप्लाई करना है 30 डेज में. आपने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया, उसके 7 दिन में, ध्यान से सुनना, आधार ऑथेंटिकेशन आपने कर लिया, ठीक है ना. अब यहाँ पर आपका सबमिशन कब माना जाएगा? पार्ट बी भरा वो और आधार ऑथेंटिकेशन किया वो, ठीक है, मतलब पार्ट बी भरने के 15 दिन तक और आधार ऑथेंटिकेशन विच एवर इज अर्लियर. तो यहाँ पर मान लेते कि आज ही अपने पार्ट बी भरा, आज ही अपने आधार ऑथेंटिकेट करवा लिया. सो 5 अक्टूबर को, ठीक है, 5 अक्टूबर के दिन को आपका एप्लीकेशन हो चुका. अब उधर से पहले गवर्नमेंट को मिलते थे 3 दिन, 3 वर्किंग डेज, टू टू चेक वेदर इट इज ओके रजिस्ट्रेशन, या तो फिर शोकॉज नोटिस इशू करना है. पर अब वो 3 दिन को बढ़ा करके 7 दिन किया है. सो दिस इज द अमेंडमेंट फॉर योर अटेम्प्ट. तो आपको याद क्या रखना है? 3777. क्या याद रखोगे? 3777. क्या है ये? सुनते. 30 डेज में आपको अप्लाई करने का. 30 डेज में यू हैव टू अप्लाई. उसके अगले 7 दिन में, उसके अगले 7 दिन में ऑफिसर चेक करके आपको बोलेगा कि भाई सब कुछ ओके है क्या. अगर वो ओके बोलता है तो रजिस्ट्रेशन कर देगा 7 दिन में. अगर वो बोलता है कि नहीं, ये कुछ चीजें सही नहीं लग रही है, तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकता. ध्यान से सुनना. इफ ही डज नॉट फील दैट डॉक्यूमेंट्स आर ओके, ही कैन नॉट रिजेक्ट. उसको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा. समझ में आई बात? एट फर्स्ट स्टेज ओनली वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि पहले सुनो तो सही मेरा, प्लीज हियर मी, मेरा सुनो तो सही. तो यहाँ पर उसको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा टू आस्क द कॉज एज टू व्हाई दिस शुड नॉट बी रिजेक्टेड. ओके, यहाँ पर ये केस है, उसके अंदर भी कुछ चीजें मैं बताऊंगा. थर्ड वन, अगर ऑफिसर ने कुछ नहीं किया तो देखते हैं ये भी. अब पहले चेक करते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्स उसको कुछ ओके नहीं लगे तो. अगर डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर को ओके नहीं लगते, तो वो क्या करेगा? शो कॉज इशू करेगा, जिसमें लिख के देगा कि भाई मुझे आप रीजन दो कि भाई योर डॉक्यूमेंट्स आर ओके. तो यहाँ पर उस शो कॉज नोटिस को मुझे अगले 7 दिन में रिप्लाई करना है. उस शो कॉज नोटिस को मुझे 7 दिन में रिप्लाई करना, ठीक है ना. अब मेरे रिप्लाई के बाद वो चेक करेगा कि रिप्लाई सही है कि नहीं. अगर रिप्लाई उसको सही लगता है, तो अगले 7 दिन में वो रजिस्ट्रेशन दे देगा. अगर उसको रिप्लाई सही नहीं लगता, ठीक है, रिप्लाई सही नहीं लगता, तो वो रिजेक्शन कर देगा एप्लीकेशन का. देखो, सुनना ध्यान से, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा. वो कुछ नहीं करेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है. अगर वो कुछ नहीं करेगा तो डीम्ड अप्रूवल कहा जाएगा उसको. सो उसको रिजेक्ट करना या तो एक्सेप्ट करना है. अगर उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, अगर उसने अगले 7 दिन में कुछ भी नहीं किया, तो इट वुड बी कॉल्ड एज डीम्ड अप्रूवल. यहां पर भी डीम्ड अप्रूवल है, यहां पर भी डीम्ड अप्रूवल है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सुनना ध्यान से. ये है रूल 95A का डीम्ड अप्रूवल, ये है रूल 95C का डीम्ड अप्रूवल. 95B किधर गया सर? वो आएगा आगे, रुक जाओ. सुनो अभी. जब मैंने अप्लाई किया, ठीक है, उसके 7 दिन में उसने बोला कि भाई ये वाला डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करो, ठीक है. उसने उसको ये बोलना है, अगर उसको शोकॉज नोटिस इशू करना है तो उसको लिख के देना पड़ेगा. मान लो
कि आपके रजिस्ट्रेशन के बाद उसने 7 दिन में कुछ भी एक्शन नहीं लिया, नो एक्शन टेकन विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, देन योर रजिस्ट्रेशन वुड बी डीम्ड एज अप्रूव्ड। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ऑफिसर के पार्ट पर जिधर जिधर मिस्टेक्स हो रही है उधर उधर डीम्ड अप्रूवल है। ऑफिसर को यहाँ पर क्या करना चाहिए था, मेरे रिप्लाई यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन किया, मेरे एप्लीकेशन के 7 दिन में उसको हाँ ना बोलना है, हाँ बोला तो ओके, ना बोला तो ना नहीं बोलना है, उसको शो कॉज नोटिस देना है, क्यों ना। ओके, अगर वो दोनों में से कुछ भी नहीं करता तो इट इज अ डीम्ड अप्रूवल। ठीक है, अगर उसने एक चीज की, उसने बोला कि उसने बोला कि भाई ओके नहीं है रजिस्ट्रेशन आपका, है ना, इट इज नॉट ओके, बरोबर नहीं लग रहा है मेरे को, शो कॉज इशू करना पड़ेगा, शो कॉज इशू किया, शो कॉज इशू किया, मैंने उसको 7 दिन में रिप्लाई कर दिया, उस रिप्लाई के बाद उस रिप्लाई के बाद उसने कुछ भी नहीं किया, जनरली उसको उस रिप्लाई के 7 दिन में रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना है या तो रिजेक्ट करना है। अभी शोकॉज नहीं होगा, एक बार शोकॉज दिया, शोकॉज का रिप्लाई किया, खत्म, उसके बाद शोकॉज नहीं होगा, अभी रिजेक्शन होगा अगर होगा तो यहाँ पर वो 7 दिन में रिजेक्शन भी नहीं कर रहा है, अप्रूवल भी नहीं कर रहा है, तो भी डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला केस क्या था, आधार ऑथेंटिकेशन आपने किया है एंड प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा नहीं लगता कि फिजिकली वेरीफाई करने की जरूरत है। ओके, तो 3777 30 डेज में एप्लीकेशन, अगले 7 दिन में वो अपने को बोलेगा कि ओके है कि नहीं। अब इफ इट सेज ओके देन रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज नॉट। ओके, देन अगर वो नॉट ओके बोलता है, ठीक है, तो ही हम आगे जाएंगे। अगर ओके बोला तो इधर मैटर क्लोज, अगर नॉट ओके बोलता है तो मुझे उसको रिप्लाई करना है 7 दिन में, मेरे रिप्लाई के 7 दिन में उसको रजिस्ट्रेशन देना है या तो फिर रिजेक्ट करना है, अगर कुछ नहीं किया तो डीम्ड अप्रूवल। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं, अगर आधार ऑथेंटिकेशन आपने नहीं किया, मतलब 15 दिन का टाइम था आपके पास, 15 दिन में आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, तो जो दिन आपका पार्ट बी का 15 दिन एक्सपायर हुआ, वो डेट पर हम लोग मान लेंगे कि भाई आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका। ओके, या तो फिर आपने आधार ऑथेंटिकेशन का मैनर चूज ही नहीं किया, वहां पर आपका ऑप्शन होता है, तो आपने चूज ही नहीं किया। ठीक है, या तो फिर आधार ऑथेंटिकेशन तो किया, ओके, पर पीओ को लगता है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि फिजिकली वेरीफाई करने की जरूरत है। सो इस केस में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आपको तभी मिलेगा फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन होने के बाद, एंड हियर दे से डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से 30 डेज में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, बट ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, पर अगर सबमिशन के 30 दिन के अंदर अंदर ऑफिसर ने कोई भी स्टेप नहीं लिया, देन इट वुड बी कॉल्ड एज डीम्ड अप्रूवल अंडर रूल 95B। सो रूल 95 में 3 रूल्स है, सब रूल्स है। ठीक है, 95 में 3 क्लॉज है, रादर क्लॉज नंबर ए, बी, सी। ए क्या कहता है कि फर्स्ट स्टेज का डीम्ड अप्रूवल, 95B कहता है कि भाई अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है तो मुझे फिजिकली वेरीफाई करना का लग रहा है, सो उसमें 95B। एंड अगर लास्ट स्टेज है, दैट इज मैंने रिप्लाई तो सबमिट किया, उसने कुछ नहीं किया, ऑफिसर ने कुछ नहीं किया रिप्लाई सबमिट करने के बाद भी, देन इट इज द 95C डीम्ड अप्रूवल। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आया। ओके, अब चार्ट बुक में आ जाते हैं अपन, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख करके दिया है, सेकेंड पॉइंट आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के टाइम पर आपका पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ देना चाहिए, फिर टीआरएन जनरेट होगा, एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। ओके, आप एप्लीकेशन करते हो जीएसटी आरएजी 01 में, ये पॉइंट अपना हो चुका है, ये पॉइंट हो चुका है, ये हो चुका, ये हो चुका। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 बोलता है कि आप जब भी एप्लीकेशन करोगे, ठीक है, तब अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है तो मुझे बैंक अकाउंट नंबर सबमिट करो। और अगर बैंक अकाउंट नंबर आपके पास नहीं है एंड बैंक वाले मांगते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, देन इन दैट केस व्हाट यू डू इज, आप रजिस्ट्रेशन ले लो पहले। ओके, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो बैंक में जाके बताओ, बैंक आपको अकाउंट ओपन करके देगा, एंड जो अकाउंट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर आके 45 डेज ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ड्यू डेट टू फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 39 दैट इज 3B, उसके ड्यू डेट के पहले आपको बताना है कि भाई ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। समझ में आई बात। यहाँ पर दोनों ओवरलैप होता था पहले, जीएसटी वाले बोलते थे बैंक अकाउंट दो, बैंक अकाउंट वाले बोलते थे जीएसटी नंबर दो, तो पहले कौन सा करें, तो यहाँ पर जीएसटी ने बोला कि आई विल सेक्रीफाइस, मैं आपको नंबर दे देता हूँ पर आपको 45 डेज में आकर के मुझे देना है, और
3B का जो भी ड्यू डेट होगा, दोनों में से विचएवर इज अर्लियर तक आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स सबमिट करना है पोर्टल पे जाके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर CTP एंड NRTP। CTP NRTP का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। CTP कौन होता है? CTP मीन्स एक स्टेट में मेरा बिजनेस है पर मुझे दूसरे किसी स्टेट में एग्जीबिशन खोलना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन और सम अदर फेयर, ट्रेड फेयर जो भी है, या तो फिर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट करना है विच शुड बी लेस देन 90 डेज, फर्दर 90 डेज एक्सटेंशन इज पॉसिबल। मतलब आपका टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर 180 डेज से कम है किसी दूसरे स्टेट में, देन यू कैन ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एनआरटीपी, एनआरटीपी क्या होता है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जो बाहर वाले हैं वो इंडिया में आकर के रजिस्ट्रेशन लेते हैं, मतलब लेना ही पड़ेगा यहाँ पर बिजनेस करने के लिए। एंड CTP NRTP के लिए फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, वो लोग कभी कभार आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, एग्जीबिशन हो जाएगा वापस चले जाएंगे। CTP के पास पैन होता है क्योंकि वो इंडिया वाला है, NRTP बाहर वाला है, उसके पास पैन नहीं होगा। CTP will apply in RAG 01, NRTP will apply in RAG 09। CTP हमेशा बिजनेस के लिए ही ट्रांजैक्शन करता है। NRTP के डेफिनेशन में नहीं लिखा है कि भाई बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन करो, बट सप्लाई तभी माना जाएगा जब बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन किया जाएगा, ठीक है। सो स्ट्रिक्ट सेंस में डेफिनेशन वाइज NRTP के डेफिनेशन में ये नहीं लिखा है कि बिजनेस एक्टिविटी का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, बट सेक्शन 7 सेज कि इन ऑर्डर टू बी सप्लाई आपको बिजनेस का एक्टिविटी करना होगा। नेक्स्ट, CTP कैन अवेल फुल ITC ऑन ऑल द सप्लाईज। जो भी वो परचेस करेगा सबके ऊपर वो इनपुट टैक्स रेट ले सकता है, whereas NRTP कैन अवेल ओनली ITC ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेक्शन 17(5) में हमने देखा था सिर्फ इंपोर्ट ऑफ गुड्स का ITC उसको मिलता है, बाकी सारा का सारा ITC उसके लिए ब्लॉक है। नेक्स्ट, CTP और NRTP शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नॉर्मली क्या होता है, बिजनेस चालू किया, 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस किया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, और यहाँ पर उल्टा रिवर्स है, बिजनेस चालू करने से पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई करो। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये लोग भाग गए तो गवर्नमेंट कहाँ पकड़ेगी, तो इसीलिए इनको कहते हैं कि भाई तुम पहले रजिस्ट्रेशन करो, पहले एडवांस में टैक्स जमा करो, ओके, एंड देन ही आप बिजनेस करो। इज दैट क्लियर? एडवांस टैक्स शैल बी डिपॉजिटेड बाय CTP और NRTP इक्विवेलेंट टू एस्टिमेटेड लायबिलिटी। अब एडवांस टैक्स पे करना होता है CTP NRTP को एस्टिमेटेड सेल्स के ऊपर GST माइनस एस्टिमेटेड ITC, जो भी नेट है वो उसको पे करना है, ओके। एंड अगर एक्स्ट्रा पे किया तो रिफंड मिलेगा ऑन फाइलिंग ऑफ लास्ट रिटर्न, ये हम रिफंड चैप्टर में देखेंगे। एंड अगर एक्सेस पे किया है तो फिर एक्सेस पे किया तो भी रिफंड मिलेगा, कम पे किया है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा while कैंसिलिंग योर रजिस्ट्रेशन। दिस रजिस्ट्रेशन कैन ओनली बी वैलिड फॉर 90 डेज, मैंने आप लोग को बताया था, एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज इज पॉसिबल। CTP नॉर्मल इंसान के जैसा फाइल करता है GSTR 1 2 3 3B, whereas NRTP फाइल्स GSTR 5, एंड अगर OIDR सर्विस वाला है तो GSTR 5A फाइल करता है वो। समझ में आई? So here we complete with the application of registration. Now we are coming to the amendment of registration. Now amendment can be in the two fields. One is core field, another is non-core field. Core field मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस, जैसे लीगल नेम चेंज हुआ, एड्रेस चेंज हुआ, पार्टनर का एडिशन हुआ, पार्टनर का डिलीशन हुआ, इन सबको हम कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस बोलते हैं। इन इंपॉर्टेंट चेंजेस को करने के लिए ऑफिसर का अप्रूवल लगता है, एंड ऑफिसर का अप्रूवल लेने के लिए मुझे अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन करना होगा। पर अगर नॉन कोर फील्ड का अमेंडमेंट है, दैट इज मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ईमेल आईडी चेंज हो गया, CA चेंज हो गया, सो इस केस में आपको नॉन कोर फील्ड्स के लिए कोई ऑफिसर का अप्रूवल का जरूरत नहीं लगता है। आपको सिर्फ एक OTP जनरेट करना है एंड देन यू विल बी एबल टू चेंज द पर्टिकुलर फील्ड। पर अगर कोर फील्ड में अमेंडमेंट करना है तो क्या करना होगा, सुनो। यू हैव टू अप्लाई फॉर अमेंडमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस वारंटिंग द अमेंडमेंट। मतलब एग्जाम्पल, आज कोई पार्टनरशिप में से मेरे से एग्जिट हो जाता है, सो एग्जिट होने से अगले 15 दिन में मुझे अप्लाई करना है अमेंडमेंट के लिए कि दिस टू विल बी द न्यू पार्टनर, ओके। नेक्स्ट, ऑफिसर विल अप्रूव सच अमेंडमेंट विद इन नेक्स्ट 15 वर्किंग डेज। मेरे एप्लीकेशन के बाद ऑफिसर अगले 15 दिन में उसको अप्रूव करेगा, ठीक है। अगर अप्रूव उसको नहीं करना है तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, शो कॉज नोटिस इशू करेगा, जिसका रिप्लाई मुझे 7 दिन में करना है। अगर मेरा रिप्लाई उसको सही लगता है तो वो रजिस्ट्रेशन दे देगा, इफ रिप्लाई इज अनसेटिस्फैक्ट्री देन ही कैन रिजेक्ट द रजिस्ट्रेशन। इज दैट क्लियर? अगले 7 दिन में उसको अप्रूव करना है। समझ में आई बात? अगर अगले 7 दिन में उसने अप्रूव नहीं किया
तो उसको डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। अगर उसने रिजेक्ट किया तो इट्स ओके, रिजेक्शन मानेंगे। अगर उसने अगले 7 दिन में, मेरे रिप्लाई देने के अगले 7 दिन में उसने कुछ भी नहीं किया, ओके, या तो फिर उसने मेरे एप्लीकेशन के 15 दिन में हाँ ना नहीं बोला, दैट इज कॉल्ड एज डीम्ड अप्रूवल। ठीक है ना? तो डीम्ड अप्रूवल दो जगह पर। पहला, मेरे एप्लीकेशन के 15 दिन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो 15 दिन में रिस्पॉन्स आया कि सही नहीं लग रहा है, शो कॉज नोटिस दिया, बोला कि 7 दिन में रिप्लाई करो, मैंने किया 7 दिन में रिप्लाई, ओके, 7 दिन में रिप्लाई किया, उसके अगले 7 दिन में भी कुछ रिप्लाई नहीं आया ऑफिसर का, देन इन दैट केस डीम्ड अप्रूवल। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, नॉन कोर फील्ड, इसमें तो एक खाली ओटीपी ही जनरेट करना है। अगर आपका पैन चेंज होता है तो ऑब्वियसली आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी नंबर इज बेस्ड ऑन पैन। रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कैन ओनली बी मेड ऑन द कमिश्नर ऑर्डर, अगर कमिश्नर कहता है तो ही रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो सकता है, नहीं तो अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कैंसिलेशन। ठीक है, अपना इधर तक हुआ है अमेंडमेंट्स एंड एप्लीकेशन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर हम कैंसिलेशन की बात करें तो यहाँ पर कैंसिलेशन दो साइड से चलता है। एक तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, या तो ऑफिसर चाहता है कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ स्पेसिफाइड डिफॉल्ट्स किए हैं, जिसके कारण वो कहता है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन मत लो, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन मिला है गलती से, आप निकलो इधर से, कैंसिल। नेक्स्ट हो सकता है कि भाई मुझे ही नहीं चाहिए रजिस्ट्रेशन, मुझे ही नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, तो उसमें मुझे कब कब क्या क्या करना होगा वो हम देखेंगे। और यहाँ पर समझते हैं कि केसेस विच विल वारंट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्हाट आर दोस केसेस। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑन ऑन हिज ओन, मतलब कि हम लोग, दैट इज टैक्सेबल पर्सन, कब रजिस्ट्रेशन कर सकता, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के अप्लाई कर सकता है, ठीक है? ऑन द विल ऑफ ऑन द विल ऑफ टैक्सेबल पर्सन, मतलब मुझे ही नहीं चाहिए, कौन से केसेस में मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन रहे, और यूं कह लो कि मैं कौन से केसेस में चाहूंगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। फर्स्ट वन, मेरा बिजनेस ही बंद हो चुका है। सेकंड, बिजनेस किसी को बेच दिया। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर का डेथ हो गया, तो अभी लीगल हेयर जब भी आएगा तो लीगल हेयर का पैन अलग हुआ, वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेगा। डीमर्जर, ठीक है, मतलब मैंने यूनिट को मेरी सेल ऑफ कर दिया दूसरे किसी कंपनी को। नेक्स्ट इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले 3 पार्टनर थे, ओके, अभी अभी ये प्रोप्राइटर हो जा रहा है, मतलब 3 पार्टनर है, 2 लोग छोड़ के चले गए, अभी प्रोप्राइटर हो जाएगा। सो प्रोप्राइटर में मेरा पैन लगेगा, नॉट ऑफ फॉर्म, तो यहाँ पर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, तो प्राइवेट लिमिटेड बिकमिंग कंपनी, तो इनमें पैन अलग हो जाएगा। टैक्सेबल पर्सन, नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अभी समझो मेरा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर था, मैंने सोचा कि भाई रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ, ले लिया, पर बाद में अगले साल से लगता है कि भाई मेरा टर्नओवर बहुत कम जाएगा, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, आई एम नो लॉन्गर टैक्सेबल पर्सन, आई कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। ओके, अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है अदर देन वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये चीज ना पहले हुआ करती थी, कैसे कि जो पर्सन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर चुका है, ठीक है, वो इंसान कैंसिलेशन के लिए 1 साल तक अप्लाई नहीं कर सकता, पर अभी वो प्रोविजन हट चुका है। तो आप यहाँ पर नीचे मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है, तो अदर देन वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ से निकाल दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि भाई ये एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन था, फिर मुझे लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा है जीएसटी में, बहुत पे करना पड़ता है, बहुत रिटर्न फाइल करना पड़ता है, हटाओ। सो आई कैन ऑप्ट फॉर कैंसिलेशन, यस और नो, मैं कैंसिलेशन कर सकता हूँ। देर इज नो बैन कि भाई वॉलंटरी में आया हूँ तो रजिस्ट्रेशन में रहना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑफिसर कब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, इन स्पेसिफिक केसेस में, जिनमें से 3 केसेस ऐड हुए हैं आपके अटेम्प्ट के लिए। कौन से केसेस है? फर्स्ट वन, डज नॉट कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। मैंने बोला कि भाई मैं महाराष्ट्र के मुलुंड लोकेशन से बिजनेस करूंगा, पर मैं दूसरे किसी लोकेशन से बिजनेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आई एम नॉट कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। नेक्स्ट, इश्यूज टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई विदाउट सप्लाई, मतलब मैंने गुड्स तो बेचा ही नहीं, फिर भी इनवॉइस बना दिया, ओके, गुड्स बेचा ही नहीं, इनवॉइस बनाया, तो यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। इंडल्ज इन एंटी प्रॉफिटरिंग, एंटी प्रॉफिटरिंग मतलब क्या? अगर जीएसटी का रेट कम हुआ है,
फिर भी आपका एमआरपी सेम है, देन आप एंटी प्रॉफिटरिंग कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपको जो भी कम हुआ है जीएसटी का रेट, उसका बेनिफिट पास ऑन करना चाहिए, आप पास ऑन नहीं करते हो। इट मीन्स यू आर इंडल्जिंग योर सेल्फ इन टू एंटी प्रॉफिटरिंग, सो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। कंपोजिशन पर्सन नॉट फाइलिंग रिटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड। कंपोजिशन पर्सन अगर 3 साल के लिए रिटर्न फाइल नहीं करता, 3 साल, यहाँ पे तो 3 टैक्स पीरियड लिखा है, सो आंसर इज GSTR 4 इज एनुअल। तो यहाँ पर टैक्स पीरियड का मतलब होता है एनुअल। तो कंपोजिशन के लिए ये चेंज करना चाहिए उन लोग को, यहाँ पर उन्हें लिखना चाहिए कि 3 CMP 08, ऐसा बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं करता, मैं कंपोजिशन पर्सन हूँ, देन माई रजिस्ट्रेशन वुड बी लायबल फॉर कैंसिलेशन। अगर मैं कंपोजिशन पर्सन नहीं हूँ एंड कंटिन्यूसली 6 महीने के लिए रिटर्न फाइल नहीं करता, तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। मैंने रजिस्ट्रेशन तो लिया, पर 6 महीने का रिटर्न्स मैंने नील फाइल किया, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये गलत है, ये प्रोविजन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हो सकता है कि मैं आज रजिस्ट्रेशन लूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, साल भर के बाद मैं बिलिंग करूंगा। आई एम अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, ओके, एयरपोर्ट बना रहा हूँ। अभी एयरपोर्ट बनाना 1 साल का काम है एग्जाम्पल से, तो यहाँ पर 6 महीने तक का टाइम दिया है, मतलब 6 महीने में आपको बिजनेस चालू करना है। और अगर बिजनेस आपने चालू ही नहीं किया, अगर बिजनेस आपने चालू ही नहीं किया, ठीक है, आप लोग सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो 6 महीने तक, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक एक केस आया हुआ है, ठीक है, AAR है एंड केस लॉ है, उसके ऊपर आपको सिलेबस में नहीं है, मैं बता रहा हूँ खाली। एक असेसी ने नील रिटर्न फाइल किया, नील रिटर्न फाइल किया 6 महीने के लिए, क्योंकि वो करस्पॉन्डेंस में था, मतलब सप्लायर्स डिसाइड कर रहा था, रिसिपेंट डिसाइड कर रहा था, वो सब कुछ काम कर रहा था। उसने नील रिटर्न फाइल किया, तो उसका रजिस्ट्रेशन उन्होंने कैंसिल कर दिया। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हार्श प्रोविजन है, बट ठीक है तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। सो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया 6 महीने के अंदर अंदर, देन योर रजिस्ट्रेशन वुड बी लायबल फॉर कैंसिलेशन। नेक्स्ट इज फ्रॉडलेंट रजिस्ट्रेशन, आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स देकर के रजिस्ट्रेशन लिया, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। नेक्स्ट, नॉट कंप्लाइड विथ रूल 10 है, आपको 45 डेज और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 विच एवर इज अर्लियर, उसमें आपको बैंक का डिटेल्स देना था अंडर रूल 10A। अगर आपने रूल 10A को कंप्लाई नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। नाउ दीज 3 केसेस आर एडेड, अभी आगे का दिन जो बता रहा हूँ वो ऐड हुआ है। कौन सा ऐड हुआ है? सबसे पहला, सेक्शन 16 को वायलेट करते हुए आईटीसी लिया। सेक्शन 16 कहता है 4 कंडीशंस विच आर टू बी फुलफिल्ड फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो 4 कंडीशन कौन सी है? सबसे पहली, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या तो डेबिट नोट होना चाहिए। सेकंड सेकंड गुड्स या तो सर्विस मिल जाने चाहिए एक्सेप्ट बिल टू शिप टू मॉडल। थर्ड, सप्लायर ने टैक्स पेमेंट करना चाहिए। फोर्थ, रिसिपेंट ने रिटर्न फाइल करना चाहिए। ये चारों में से कोई भी कंडीशन आपका वायलेट हुआ एंड आपने अगर आईटीसी लिया, देन यूर रजिस्ट्रेशन वुड बी लायबल फॉर कैंसिलेशन। सिर्फ ये 4 कंडीशन नहीं, 16 में और भी कई चीजें हैं, जैसे आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया सप्लायर को, फिर भी आपने आईटीसी लिया, यहाँ पर भी कैंसिलेशन हो सकता है। ओके, और और अगर गुड्स समझो लॉट में आ रहे हैं एंड आपने फर्स्ट लॉट पर ही उसका क्रेडिट ले लिया जबकि आपको लेना चाहिए था लास्ट लॉट पर, देन ऑल्सो योर रजिस्ट्रेशन वुड बी लायबल फॉर कैंसिलेशन। अनदर एग्जांपल, अगर जीएसटी कंपोनेंट को आपने कैपिटलाइज किया एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लिया इनकम टैक्स में, ओके, तो आपको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता, फिर भी आपने लिया, तो योर रजिस्ट्रेशन वुड बी लायबल फॉर कैंसिलेशन। इज इट क्लियर? ये हो चुका। नेक्स्ट, फर्निशेस द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इनफॉर्म GSTR 1 for one or more tax period which is in excess of outward supplies declared in 3B। मतलब आपने GSTR 1 में 10 लाख का सेल दिखाया एग्जाम्पल, पर 3B में कम सेल दिखाया। सो 1 में आपने सेल ज्यादा दिखाया तो आपने सामने वाले को आईटीसी ज्यादा लेने के लिए बोला, सामने वाला ज्यादा आईटीसी लेगा, क्यों? 2A में उसको ज्यादा दिखेगा, बट गवर्नमेंट को टैक्स आपने सिर्फ 9 लाख पे किया, मतलब वन वन से कम टर्नओवर 3B में दिखाया एंड आपने कम टैक्स पे किया, पर गवर्नमेंट को टैक्स कम मिला पर क्रेडिट ज्यादा देना पड़ा क्योंकि 2A में दिख रहा है उसको। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का लॉस हो रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कैंसिलेशन, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन किया जाएगा। नेक्स्ट, वायलेट्स रूल 86B। 86B वी आर गोइंग टू लर्न इन पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर, अभी नहीं सीखेंगे, अभी एक बार सिर्फ आपको बताता हूँ। अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई करंट मंथ में 50 लाख से ज्यादा है, ओके, टैक्सेबल वाला, नॉट एग्जेम्प्ट नॉर एक्सपोर्ट, अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको
99% ऑफ योर ITC इतना ही यूज कर सकते हो। तो इन सिंपल वर्ड्स 1% ऑफ योर ग्रॉस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी शैल बी पेएबल इन कैश। इज इट क्लियर? तो कैश में पे करना होता है, क्यूमुलेटिव भी उसको हम लेते हैं। अगर आप उस रूल को कंप्लाई नहीं करते हो तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। हियर वी कंप्लीट विद कैंसिलेशन। नेक्स्ट इज सस्पेंशन एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिगार्ड्स टू कैंसिलेशन, ध्यान देना। अब सस्पेंशन का क्या मतलब है, पहले वो समझो। अब यहाँ पर जब भी मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जाता हूँ, मैं एज अ टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है कि भाई आज मैंने अप्लाई किया तो आज के आज कैंसिल हो गया। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट would obviously buy some time to check whether your cancellation is valid in law or not. Okay, मैंने बोल दिया कि 5 अक्टूबर से कैंसिल, तो कैंसिल नहीं, ऐसा नहीं। वो लोग चेक करेंगे कि भाई सही से आपने सब रिटर्न्स फाइल किए क्या, प्रॉपर टैक्सेस पेमेंट तो किए कि नहीं, आप लोग फ्रॉड करके कैंसिल करके भाग तो नहीं जा रहे हो। तो ये सब चीज़ों को उनको चेक करना है। ओके, सो इस केस में जब भी आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करोगे, उस दिन से या तो फिर आप अगर रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हो तो उस पर्टिकुलर रिट्रोस्पेक्टिव डेट से आपके ऊपर सस्पेंशन पीरियड लग जाएगा। सस्पेंशन पीरियड मतलब उस पीरियड के दरमियान आप कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। इट मीन्स आप कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, यू कैन नॉट कलेक्ट GST फ्रॉम योर रिसिपिएंट, है ना। अगर मैं सेकंड केस पकड़ू, अगर ऑफिसर को रिजेक्ट करना है, ओके, तो यहाँ पर ऑफिसर को अगर जब रिजेक्ट करना है तब वो शो कॉज नोटिस इशू करता है। तो जैसे ही उसने शो कॉज नोटिस इशू किया तब से लेकर के सस्पेंशन का पीरियड लग जाएगा। ओके, कब तक? जब तक प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हो जाती। सो सस्पेंशन पीरियड में आप लोग कोई सप्लाई नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। बिजनेस चालू है, बिजनेस विल बी स्टिल ऑन, बट यू कैन नॉट चार्ज GST ऑन योर सप्लाईज। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर सस्पेंशन उठ जाता है, दैट इज रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन हो जाता है, तो रिवोकेशन कौन से डेट से माना जाएगा? सो आंसर इज जो दिन से रिवोकेशन लगा था उस दिन से जो दिन से सस्पेंशन लगा था उस दिन से इट वुड बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड। एंड जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन है उस पीरियड में जितना भी आपने सेल किया दैट हैज टू बी शोन इन द फर्स्ट रिटर्न, दैट इज सेक्शन 40। ठीक है, मतलब आपको फर्स्ट रिटर्न में, दैट इज सस्पेंशन पीरियड के बाद वाली रिटर्न में आपको सस्पेंशन पीरियड का सेल दिखाना पड़ेगा एंड उस पर आपको GST पे करना ही था ऑब्वियसली। देन आप लोग को सेक्शन 31(3)(a) के हिसाब से रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने होंगे। क्या करना पड़ेगा? रिवाइज टैक्स इनवॉइस। क्यों? क्योंकि विदाउट GST आपने सप्लाई किया था ना। ठीक है, तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करो, रिसिपेंट से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। अगर रिसिपेंट टैक्स नहीं दे रहा है तो आप प्राइस कम टैक्स बना करके पे करो। ठीक है ना। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन। When a person applies for cancellation, he was still liable for filing nil returns. सस्पेंशन पीरियड में रिटर्न्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन इफ कैंसिलेशन रिक्वेस्ट इज पेंडिंग। रजिस्टर्ड पर्सन वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न्स एंड शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई। कोई रिटर्न फाइल नहीं करना है, कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना है, मीनिंग देयर बाय आपको कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना। ओके, नेक्स्ट, पर्सन वुड बी लायबल टू पे टैक्स इवन इफ हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये जरूरत नहीं है अभी पढ़ने की। नेक्स्ट, जब भी आप कैंसिलेशन के लिए जाते हो, ओके, सो कैंसिलेशन के टाइम पर आपके पास स्टॉक में जितना भी गुड्स होगा, सेमी फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स का तो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल होता है ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर। तो जितना भी मंथ्स आपने यूज नहीं किया उतने मंथ्स का आपको रिवर्सल करना है एंड स्टॉक का तो फुल रिवर्सल करना। सो ये सारा रिवर्सल करने के बाद ही आप कैंसिलेशन के लिए जा सकते हो। ठीक है, एंड फिर भी अगर कोई ITC बच जाता है रिवर्सल करने के बाद, दैट वुड बी लैप्स्ड। ओके, एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर का ITC कैसे रिवर्स करना है? आपको 5 years का लाइफ लेना है, और अगर आप बेच रहे हो किसको तो टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड एट एनी टाइम इवन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January। इज दैट क्लियर? ये अमेंडमेंट है। अभी सस्पेंशन में कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, ध्यान से सुनना। सस्पेंशन में कुछ अमेंडमेंट्स हैं। एक सेकंड, एक काम करते हैं, सस्पेंशन से पहले हम लोग ना कैंसिलेशन का प्रोसीजर देख लेते हैं।
कैंसिलेशन कितने टाइम में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। अगर ऑफिसर चाहता है कि मैं रजिस्टर्ड ना रहूं, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो जाए, तो क्या है, तो यहाँ पर उसको कैंसिलेशन के लिए शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर फॉर्म में। वो शो कॉज नोटिस इशू करेगा, उसका रिप्लाई मुझे अगले 7 दिन में देना है, अगले 7 दिन में देना है। ओके, मैंने रिप्लाई दिया, ओके मैंने रिप्लाई दिया, अगर वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री लगता है, ओके उसको रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री लगता है, तो इन दैट केस वो प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देगा, वो प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देगा। ओके, अगर यहाँ पर कैंसिलेशन रिटर्न्स फाइल करने के फेलियर की वजह से, रिटर्न फाइलिंग के फेलियर की वजह से कैंसिलेशन हुआ है, मतलब कैंसिलेशन होने जा रहा है, एंड शो कॉज नोटिस में लिखा है कि वाई यू हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न्स फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ्स, प्लीज शो अस अ कॉज। तो यहाँ पर मैं उसको रिप्लाई करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, सबका सब रिटर्न्स फाइल कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो चीज़ गलत थी वो मैंने सही कर दी, तो अब यहाँ पर प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएंगी। ओके, अगर मैंने रिप्लाई नहीं दिया या रिप्लाई अनसेटिस्फैक्ट्री दिया, ठीक है, इफ रिप्लाई इज अनसेटिस्फैक्ट्री और इट इज नॉट गिवन, ठीक है, इन दिस केसेस रजिस्ट्रेशन शैल बी कैंसल्ड विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर कैंसिलेशन हो जाएगा आपका। अब शो कॉज नोटिस आई, ओके, उसके 7 दिन में मुझे रिप्लाई करना है, रिप्लाई सही नहीं लगता तो 30 डेज में हो जाएगा कैंसिलेशन। अगर रिप्लाई सही लगता है, ओके देन प्रोसीडिंग्स ड्रॉप्ड। समझ में आई बात? ये क्या था, ऑफिसर कैंसिलेशन करना चाहता है। अब हम सीख रहे हैं कि हम मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता हूँ खुद का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। आई वुड हैव टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। कब तक अप्लाई करना है, तो 30 डेज फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ इवेंट वारंटिंग कैंसिलेशन। ये प्लस 30 डेज यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसको आप कट कर दीजिए। आपको कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कब तक करना है, 30 डेज फ्रॉम ऑकरेंस ऑफ इवेंट वारंटिंग कैंसिलेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि प्रोपरेटर का डेथ हो गया, सो डेथ होने के 30 डेज के अंदर अंदर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करो, ठीक है। अगर आपका एप्लीकेशन से ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, ओके, ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है तो वो कैंसिलेशन कर लेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, वो शो कॉज नोटिस इशू करेगा। वो शो कॉज नोटिस का रिप्लाई मुझे करना होगा अगले 7 दिन में। ओके, 7 दिन में अगर मैंने रिप्लाई कर दिया है एंड ऑफिसर को लगता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई है, ओके, तो मुझे इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए। मैं चाहता हूँ ना कैंसिल हो जाए, हाँ तो ये लो, कर लो कैंसिल, प्रोवाइडेड यूर रिप्लाई वॉज सेटिस्फैक्ट्री। तो रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर रिप्लाई सही नहीं है, आपने रिप्लाई सही से नहीं दिया, तो रजिस्ट्रेशन वुड नॉट बी कैंसल्ड, क्योंकि मैं चाहता था कैंसिल हो जाए पर मैं सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दे पाया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन वो लोग कैंसिल नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, और रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के टाइम पे जैसे मैंने आप लोग को बताया था, जो भी आपके पास स्टॉक इनपुट्स इन सब पे जो भी क्रेडिट होगा वो सारा कुछ आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द सस्पेंशन का अमेंडमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। अब सस्पेंशन प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन रूल 21A। अब रूल 21A कहता है, सबसे पहले ये कहता था कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दो, सस्पेंशन करने के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दो। सस्पेंशन पहली बात तो कब किया जाता है वो मुझे बताओ आप लोग। जब भी मैं चाहता हूं कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, या तो ऑफिसर चाहता है कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो। जब मैं चाहता हूं कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, ओके, सो ऑब्वियसली सस्पेंशन पीरियड तो लग ही जाना चाहिए डायरेक्टली। उसमें क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने का, ऑब्वियस सी बात है ना। मैं खुद ही चाहता हूँ कि मेरे को नहीं रहना है रजिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। सेकंड केस, अगर ऑफिसर चाहता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर ऑफिसर डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकता, उसको शो कॉज देना पड़ता है। याद है हमने अभी 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 देखा, ठीक है, यहाँ पर देखा ना, शो कॉज नोटिस शैल बी इशूड। सो इफ ही इज इशूइंग अ शो कॉज नोटिस, वो आपसे पूछ रहा है कि क्यों मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करूं, आप मुझे कॉज दो। तो यहाँ पर ऑफिसर आपकी बातें सुनने वाला है। ओके, अगर ऑफिसर आपकी बातें सुन रहा है, ठीक है, सुनने वाला है, आपका रिप्लाई लेगा, ठीक ठीक है, एक्नॉलेज करेगा। सो उस केस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो आपने दे दिया ना उसको, बाय इशूइंग शो कॉज नोटिस।
यू हैव प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी बाय गिविंग शो कॉज नोटिस। यहाँ पर सस्पेंशन के लिए वापस से एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगर देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये कट किया गया। समझ में आया? लॉजिक समझा? क्योंकि कैंसिलेशन के लिए जब ऑफिसर आ रहा है आपके पास कि भाई मेरे को आपको कैंसिलेशन करवाना है, निकलो, तो यहाँ पर वो शो कॉज नोटिस इशू करेगा। तो जैसे ही उसने शो कॉज नोटिस इशू किया, इट मीन्स आपको उसने सुनने का वादा किया कि भाई आप मुझे पहले बताओ। तो जैसे ही वो बोलता है कि भाई यू कैन सबमिट द रिप्लाई, इट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यहाँ पर सस्पेंशन से पहले वापस से आपको नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रूल 21A सब रूल 2A। ये नया इंसर्ट हुआ है जो कहता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाएगा इफ योर GSTR1, GSTR3B और GSTR2A इज नॉट कमेंसुरेटिंग। नॉट कमेंसुरेटिंग मतलब अगर मान लो कि 2A में आपके सप्लायर ने दिखाया कि आपने 1 लाख का परचेस किया, ओके, अब आप आपके GSTR1 में 0 दिखा रहे हो, तो हो सकता है कि आपके पास पूरा का पूरा स्टॉक में पड़ा हो, बरोबर ना? या तो स्टॉक में होगा, बरोबर, या तो फिर आप बेच दोगे, दोनों में से एक एक करोगे। अगर आप बेचोगे तो ऑब्वियसली GSTR1 में आएगा। अगर आप बेच नहीं रहे हो, स्टॉक में भी नहीं है, देन इट इज डीम्ड कि आपने कैश में बेच दिया होगा एंड GST आपने भरा ही नहीं गवर्नमेंट को। आपने गवर्नमेंट को बोला कि सेल 0, तो परचेस दिख रहा है पर सेल नहीं दिख रहा है करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर ये एनोमली क्रिएट हो गई, मतलब कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। सो अगर ऐसे डिफरेंस क्रिएट होते हैं तो आपको इंटीमेशन आएगा गवर्नमेंट की तरफ से REG 31 में, ठीक है? उसका रिप्लाई आपको 30 डेज के अंदर अंदर करना है। समझ में आई बात? 30 डेज में आपको रिप्लाई करना है कि भाई ये एनोमली क्यों है। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो ठीक है, ओके। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आपका सस्पेंशन लग जाएगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पर कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं जो एक सर्कुलर नंबर 145 ने क्लियर किया है। क्या क्या है सुनना। टैक्स पेयर टू रिप्लाई टू जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ REG 31। जैसे ही REG 31 आता है टैक्स पेयर को, उसको रिप्लाई करना है अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को, ओके। जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को वो रिप्लाई करेगा 30 डेज में। क्या करेगा रिप्लाई कि भाई क्यों ऐसा हुआ। भाई मान लो कि भाई रेनकोट्स बन रहे हैं, ठीक है, अप्रैल महीना चालू है, अप्रैल में, अब ये दोनों महीनों में मैंने बहुत कुछ परचेस किया पर सेल कुछ भी नहीं किया। मेरा सेल स्टार्ट होगा जून में, तो ऑब्वियसली अप्रैल में मैं सिर्फ परचेस दिखेगा बट सेल 0 दिखेगा। इट डजेंट मीन कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, ये फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा सीजन जून से चालू होगा, रेनी सीजन चालू होगा जून से, तो यहाँ से मेरा सेल चालू होगा। तो सर आपका जो भी एनालिसिस है दैट इज रॉन्ग। तो ये मैंने उसको रिप्लाई सबमिट किया 30 डेज के अंदर अंदर REG 31 में, मतलब REG 31 के रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पर अगर उसको रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो ठीक है, वो कोई सस्पेंशन नहीं करेगा, कैंसिलेशन नहीं करेगा, ठीक है। He shall furnish compliance as to why registration should not be cancelled, okay. कैंसिलेशन और सस्पेंशन ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ओके, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया एंड आपको REG 31 में आया नोटिस, इंटीमेशन, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रिप्लाई करने के बजाय रिटर्न्स फाइल कर देते हो, देन इट इज कॉल्ड एज ओके, आपने पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया है। अगर रिटर्न्स के अलावा कुछ है तो आपको दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी। नेक्स्ट, रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री, ड्रॉप द प्रोसीडिंग, ओके। डिटेल्ड वेरिफिकेशन में भी डन। अगला पॉइंट बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप फॉर्म नंबर सी लिखे हैं, आगे फॉर्म नंबर आप लोग रीड कर लेना। नेक्स्ट, डिटेल वेरिफिकेशन में भी डन। अगर आपने रिप्लाई सबमिट भी किया, ओके, फिर भी वो डिटेल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आपका परचेस डॉक्यूमेंट मंगा लिया, सेल नहीं किया, तो आपका स्टॉक भेजो, स्टॉक का डिटेल दो, CA सर्टिफाइड करके लाओ स्टॉक। तो दिस ऑल वेरिफिकेशन कैन बी डन, ओके। नेक्स्ट इज अनसेटिस्फैक्टरी रिप्लाई। अगर उसको रिप्लाई सही नहीं लगता है तो वो सस्पेंशन करेगा, चेक करेगा एंड कैंसिलेशन कर देगा। दैट इज क्लियर। कैंसिलेशन वुड बी डन इन द फॉर्म GST REG 17। नेक्स्ट, न्यू सब क्लॉज 3A टू रूल 21 है इंसर्टेड। अब ये क्या कहा जाता है कि सस्पेंशन पीरियड में, देखो पहले हमने सीखा सस्पेंशन पीरियड में आपको टैक्स चार्ज नहीं करना, ओके। सस्पेंशन पीरियड में मतलब पूरा ब्लैंक पीरियड है, होल्ड पीरियड है। तो सस्पेंशन पीरियड में आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? सस्पेंशन पीरियड में अगर आपको रिफंड ड्यू है गवर्नमेंट से, तो आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा, शैल नॉट बी ग्रांटेड एनी रिफंड।
समझ में आई बात? 21A4 इंसर्शन ऑफ प्रोवाइजो टू 21A4, मतलब 21A जो 4 था उसमें प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ। और प्रोवाइजो क्या बोलता है? द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस रूल मे बी रिवोक्ड एनी टाइम ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन। अब कैंसिलेशन का पीरियड चालू है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक आपका प्रोसीडिंग्स चालू है, और ऑफिसर को लगता है कि 25 अक्टूबर को सस्पेंशन निकाल देना चाहिए, ठीक है, तो ही कैन डू सो बाय वर्चू ऑफ प्रोवाइजो टू रूल 21A सब रूल 4। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैं अभी रिवोकेशन बताता हूँ, उसके बाद आईबीसी करवाऊंगा। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अब रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन क्या होता है, सुनना ध्यान से। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर कैंसिलेशन ऑर्डर इज पास्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कैंसिलेशन ऑर्डर ही पास नहीं हुआ है तो रिवोकेशन की बात ही नहीं है। रिवोकेशन मतलब क्या? कैंसिलेशन के ऑर्डर आ चुका, ठीक, ऑर्डर आ चुका, पर फिर भी मेरे पास एक फाइनल चांस है, फाइनल चांस, ठीक है, फाइनल चांस मतलब रिवोकेशन करवा लो अगर चाहिए। रिवोकेशन मतलब टेकिंग बैक। अगर मान लो कि मैं आपको चॉकलेट दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं आपको चॉकलेट नहीं दूंगा, यू आर इनएलिजिबल, तो आई वुड रिवोक दैट चॉकलेट। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, रिवोक कर रहा हूँ, वापस से ले रहा हूँ। यहाँ पर कैंसिलेशन ऑर्डर को वापस लेना इज कॉल्ड एज रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। यहाँ पर लिखा है इसका मीनिंग। अब रिवोकेशन के लिए कब तक अप्लाई करना है, तो आंसर इज कैंसिलेशन ऑर्डर के सर्विस से, दैट इज मेरे को जब भी कैंसिलेशन ऑर्डर मिला है उसके 30 डेज में प्लस 30 डेज का एक्सटेंशन पॉसिबल। तो ऊपर जो 30 डेज हमने कैंसिलेशन का इधर देखा ना, ये वाला, गलती से मैंने जो ऊपर लिखा था, किधर गया किधर गया, ये वाला, ये वाला आप लोग नीचे लिखो, ठीक है, मतलब यू कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन विद इन 30 डेज एंड 30 डेज एक्सटेंशन इज पॉसिबल, है ना, 30 डेज का एक्सटेंशन पॉसिबल है। अब अप्लाई कभी करना है, 30 डेज फ्रॉम सर्विस, 30 डेज फ्रॉम सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। ओके, अभी कैंसिलेशन ऑर्डर में लिखा होता है कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। अगर मान लो प्रोस्पेक्टिव हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल 5 अक्टूबर को आज की तारीख पर अगर ऑर्डर आया है कि भाई कैंसिल आज से, ठीक है, तो आज से कैंसिल है तो ये कैसे एप्लीकेबल है? अगर 5 अक्टूबर को लिखा जाता है कि 1 सितंबर से कैंसिल, तो ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल है। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पर कहते हैं, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, इसके लिए आपका कैंसिलेशन हुआ है, तो रिवोकेशन के एप्लीकेशन के पहले आप पहले रिटर्न फाइल करके आओ, मतलब जो गलती की है पहले उसको सुधारो एंड फिर आओ, ठीक है, ऐसे ही मत आ जाओ मुंह दिखाने कि भाई कैंसिल मत करो। कैंसिल नहीं करवाना है तो रिटर्न फाइल करो, तो रिटर्न फाइल करो, टैक्स पे करो एंड बाद में अप्लाई करो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब ये बात सुनना, रिटर्न्स फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, माना कि आपका रिवोकेशन हो जाता है। ओके, सो 5/10 को आपका कैंसिलेशन ऑर्डर था, अभी रिवोकेशन का प्रोसीडिंग चला एंड 31 अक्टूबर को रिवोक हो गया। रिवोक मतलब आपका कैंसिलेशन नहीं हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन वापस से एक्टिव हो गया। सो इस पीरियड के दरमियान का जो भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, वो आपको रिटर्न फाइल करना है इस पीरियड का विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। अब 31 अक्टूबर से 30 डेज के अंदर अंदर आपको इस पीरियड का रिटर्न फाइल करना होगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट, कैंसिल फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव डेट। अभी रिट्रोस्पेक्टिव मतलब 1 सितंबर से कैंसिल किया, सो 1 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक इस पीरियड का रिटर्न आपको विद इन 30 डेज करना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। समझ में आया? दैट इज विद द रिवोकेशन प्रोविजन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए पढ़ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन। मैंने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया, ऑफिसर कैन नॉट रिजेक्ट एज इट इज, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिवोकेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट वुड बी डीम्ड टू बी रिवोकेशन अंडर एसजीएसटी एक्ट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर प्रॉपर ऑफिसर मेरे एप्लीकेशन से खुश नहीं है, ठीक है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा कि भाई क्यों वो ऐसा है, मतलब क्यों उसको नहीं लगता कि भाई रजिस्ट आपका रिवोकेशन एक्सेप्ट करना चाहिए, वो एक शो कॉज नोटिस इशू करके बताएगा, ठीक है। उस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई मुझे अगले 7 दिन में करना है। अगर रिप्लाई सही लगता है उसको, ठीक है, रिप्लाई अगर उसको सही लगता है तो रिवोकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा विद इन 30 डेज ऑफ सच क्लैरिफिकेशन। समझ में आई बात? अगर उसको रिप्लाई सही नहीं लगता
तो वो रिवोकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। समझ में आई बात? दैट्स इट विद द प्रोविजंस ऑफ रिवोकेशन। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में, जो रजिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ बातें कहता है। Okay. अब ये बातें क्यों कही जाती है पहले वो समझते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा एंटिटी है जो वी कैन से टैक्स पेमेंट नहीं कर पा रहा है, रिटर्न्स फाइल नहीं कर पा रहा है। ओके, उसको ठीक से नहीं जम रहा है, बिकॉज उसका बिजनेस पूरा का पूरा डिसरप्ट हो चुका है, मतलब सॉल्वेंट नहीं है वो। तो उसने क्या किया है, एनसीएलटी में जाके एप्लीकेशन किया है, कॉर्पोरेट डेटर कहते हैं, लॉ आपका हो चुका रहेगा तो यू माइट बी नोइंग कि कॉर्पोरेट डेटर कहते हैं उसको। सो इफ कॉर्पोरेट डेटर हैज अप्लाइड, और जो भी है, क्रेडिटर्स हैज अप्लाइड, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, जिन्होंने भी अप्लाई किया, इन शॉर्ट आईबीसी का प्रोसीडिंग्स चालू है। आपने रिटर्न्स अब तक टाइम पर फाइल नहीं किए, बीच का एक दो रिटर्न्स बाकी है। ओके, एंड आईबीसी चालू है आपके ऊपर, दैट इज रिजोल्यूशन आपका हो रहा है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत रिजोल्यूशन हो रहा है। मतलब आपको रिनोवेट किया जा रहा है, आपको प्रॉपर बनाया जा रहा है। ठीक है, कुछ प्लान सबमिट करेंगे, आईआरपी एक प्लान बनाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इंसॉल्वेंसी का पीरियड है, दैट इज रिजोल्यूशन वाला पीरियड, उस पीरियड को हम बोलते हैं सीआईआरपी पीरियड। कॉर्पोरेट डेटर का जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो पीरियड है, मतलब जो पीरियड में वो लोग सब कुछ चीजें सही कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सीआईआरपी पीरियड। ओके, तो यहाँ पर उस पीरियड के दरमियान जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके लिए आईआरपी, दैट इज आईआरपी और आरपी इज रिस्पॉन्सिबल। सो आईआरपी क्या बोलता है कि इस एंटिटी ने पिछला रिटर्न फाइल नहीं किया, इसीलिए मैं करंट रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा हूँ। सो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये तो गलत हो रहा है इसके साथ, तो एक काम करते हैं, आईआरपी को एक नया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कहते हैं। सो आईआरपी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन न्यू रजिस्ट्रेशन, अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, पढ़ते आ जाओ। तो आईआरपी को क्या करना है, एक नया रजिस्ट्रेशन लेना है फॉर दैट पर्टिकुलर सीआरपी पीरियड। ओके, अभी ये बात आती है कि प्री सीआरपी पीरियड के ड्यूज का क्या। अगर मान लो कि अप्रैल मई जून, इन तीनों पीरियड में उस कॉर्पोरेट डेटर ने रिटर्न फाइल नहीं किया, जुलाई से सीआरपी चालू हुआ, तो इस पीरियड के दरमियान के जो भी टैक्स ड्यूज है, क्या उसके लिए भी आईआरपी रिस्पॉन्सिबल होगा? आंसर इज नो, आईआरपी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, दैट इज प्रॉपर ऑफिसर को, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर को आईआरपी और आरपी के सामने रखना पड़ेगा एज अ ऑपरेशनल डेट, सर ये ड्यूज इस एंटिटी का बाकी है। ओके, तो दैट ऑपरेशनल डेट वुड बी पेड ऑफ फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स, मतलब जो भी उसने कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर ने सेक्रीफाइस किया, या फिर कुछ क्या टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी यूज किया, उससे जो भी पैसा आएगा उससे ये ड्यूज भी पेमेंट किया जाएगा एज पर आईबीसी एक्ट। ठीक है, सेक्शन 54 था मेरे ख्याल से, याद नहीं, 53 शायद से, आप लोग चेक कर लेना जो भी है। सो प्री सीआरपी ड्यूज वुड बी ट्रीटेड एज ऑपरेशनल डेट्स एंड claims में बी filed by proper officer before NCLT in accordance with IBC provision। ठीक है, ये आप लोग लॉ के सर को पूछ लेना जो भी है। नेक्स्ट, शुड जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बी कैंसल्ड। अभी यहाँ पर मैंने आप लोग को कहा कि रिटर्न्स फाइल नहीं किया, तो क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए कॉर्पोरेट डेटर का? आंसर इज नॉर्मली नहीं करना चाहिए आपको कैंसिलेशन। अगर ऑफिसर को लगता है कि ये चीजें सुधर जाएंगी, तो वो सस्पेंड कर दे। ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए होल्ड लगा दे, ठीक है, सस्पेंड कर दो। ओके, एंड जब तक पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप लोग रुको, वेट करो। अगर चीजें सुधरेंगी तो ठीक है, नहीं सुधरेंगी तो कैंसिल कर देना। तो यहाँ पर अगर कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर चुके हैं ऑलरेडी, सो इट इज एडवाइज्ड बाय सीबीआईसी सर्कुलर दैट सच कैंसिलेशन शुड बी रिवोक्ड, क्योंकि वहां पर आईआरपी आ चुका है, आरपी आ चुका है, वो ऑब्वियसली कुछ करेगा अच्छा, जिसके थ्रू गवर्नमेंट को आगे जाकर भी रेवेन्यू मिलते रहेगा जीएसटी का। नेक्स्ट, क्या आईआरपी को पिछले रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे? आंसर इज नो, कोई जरूरत नहीं है, मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है, करना है तो करे। पर सीआरपी पीरियड में जो भी मंथ्स होंगे, ठीक है, शायद से 180 डेज में खत्म करना होता है आईआरपी प्रोसीजर, मुझे नहीं मालूम। सो उस पीरियड का रिटर्न्स तो फाइल करना होगा। नेक्स्ट, शुड अ न्यू रजिस्ट्रेशन बी टेकन बाय कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग सीआरपी पीरियड। नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? आंसर इज यस, अगर लेना पड़ेगा, पिछला रिटर्न्स फाइल नहीं किया तो।
अगर पिछला सब रिटर्न फाइल किया है आपने, सब टैक्सेस का पेमेंट किया हुआ है, तो कोई नया रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हाउ टू फाइल फर्स्ट रिटर्न आफ्टर ऑब्टेनिंग न्यू रजिस्ट्रेशन। नया रजिस्ट्रेशन आपने ऑब्टेन किया है, ओके। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि द आईआरपी और आरपी विल बी लायबल टू फर्निश रिटर्न्स, मेक पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कंप्लाई विद ऑल प्रोविजन ड्यूरिंग सीआरपी पीरियड। जो भी सीआरपी पीरियड में नॉर्मल टैक्स के जो कंप्लायंस है वो आपको करने पड़ेंगे। एंड ही हैज टू एंश्योर दैट फर्स्ट रिटर्न इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 40 फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच became liable to take registration till the date on which registration has been granted। मतलब आपने जब भी अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट अक्टूबर से आईआरपी आ गया, बरोबर है। अब इसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 17 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन आया, तो ये पीरियड का जो भी सप्लाईज किया है, ध्यान से सुनना एक चीज, बिजनेस चालू है, बिजनेस बंद नहीं हुआ है, बिजनेस चालू है। ओके, खाली पेमेंट नहीं हो पा रही है क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट को, पर बिजनेस चालू है। सो ये 17 दिन, दैट इज जब से आईआरपी आया तब से लेकर के जब तक रजिस्ट्रेशन मिला तब तक के पीरियड का जो भी सब सेल्स होगा, परचेज होगा, ये सारा कुछ आपको फर्स्ट रिटर्न में दिखाना है अंडर सेक्शन 40। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, हाउ to avail ITC for invoices issued to erstwhile registered person where IRP has been appointed before issuance of notification under this and no return has been filed by IRP during the CRP period। अब यहाँ पर ये लोग ये कहते हैं कि अगर अगर ये पीरियड में जो दिन से IRP अपॉइंट हुआ है, ओके, तब से लेकर के ये रजिस्ट्रेशन जब तक आ रहा है, ठीक है, तब तक के लिए अगर जूने वाले जीएसटी नंबर पर, दैट इज कॉर्पोरेट डेटर के जीएसटी नंबर पर कोई बिल आ रहा है, तो उसका क्रेडिट ले सकता है क्या आईआरपी, क्योंकि जीएसटी नंबर जूने वाले का होगा। ओके, तो यहाँ पर ये लोग ये कहते हैं कि भाई क्रेडिट ले सकते हो, एक्सेप्ट, मतलब क्रेडिट ले सकते हो ऑब्वियसली, पर आपको सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एक्सेप्ट प्रोविजन ऑफ 16(4) एंड 36(4)। मतलब ये दोनों प्रोविजन आपको अप्लाई नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी सब प्रोविजन अगर एप्लीकेबल हो रहे हैं एंड आप कंप्लाई कर जाते हो तो आप क्रेडिट ले लो। कौन से दो प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, सुनना ध्यान से। 16(4) दैट इज टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी, ठीक है, ये अप्लाई नहीं होगा। रूल 36(4) ये भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जूने वाले दैट इज कॉर्पोरेट डेटर है, उसके रजिस्ट्रेशन पे आपको 2A में दिखेगा, आपके इसमें दैट इज सीआरपी का नए रजिस्ट्रेशन में तो नहीं दिखेगा, क्योंकि जूने वाले के नाम पर इन्वॉइस आया है। ओके, तो यहाँ पर 36(4) या तो फिर 16(4) इसको कंप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा, बाकी सब चीजें अगर कंप्लाई होती है तो आप कर सकते हो, ठीक है, क्रेडिट ले सकते हो। एंड ये जो एक्सेप्शन है दैट इज ओनली फॉर द पीरियड ऑफ फर्स्ट रिटर्न। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन आ जाता है, नया रजिस्ट्रेशन आईआरपी का, तो रजिस्ट्रेशन आने के बाद अगर आपको जूने वाले नंबर पर दैट इज डेटर के नंबर पर आ रहा है तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते। तब आपको स्ट्रिक्टली आपका नंबर ही देना पड़ेगा उसको, सप्लायर को। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई जूने वाले का नंबर डाल दे, ऐसा नहीं। ये सिर्फ फर्स्ट रिटर्न के लिए, दैट इज जो पीरियड में आपका नंबर नहीं आ रहा है उस पीरियड के दरमियान। नेक्स्ट, registered person who are receiving supplies from said class of person for the period beginning from appointment till the date of registration। मतलब आईआरपी आया, ठीक है, 1 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक, इस पीरियड के दरमियान जो भी मैंने सेल किया है, ओके, जो भी मैंने सेल किया है, अभी यहाँ पर मैं जो भी सेल करूंगा वो जूने डेटर का नंबर डाल के करूंगा, ओके, जूने डेटर का नंबर डाल के करूंगा। ओके, तो यहाँ पर क्या सामने वाला क्रेडिट ले पाएगा? सामने वाला क्रेडिट ले पाएगा। तो यहाँ पर उन लोगों ने कहा कि भाई यस, क्रेडिट ले पाएगा, 36(4) आप फॉलो मत करो, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि रिटर्न कौन फाइल करने वाला है? रिटर्न, ये जो ट्रांजेक्शन है दैट इज 1 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का ट्रांजेक्शन कौन दिखाएगा रिटर्न में? आईआरपी दिखाएगा। आईआरपी का नंबर अलग है, न्यू नंबर है, पर मैंने इनवॉइस जूने नंबर पर दिया होगा, ठीक है, जो भी कॉर्पोरेट डेटर का नंबर होगा। तो यहाँ पर 2A में किसके दिखेगा? मतलब नया आईआरपी ने फाइल किया, तो 2A में जो इसके दिखेगा रिसिपिएंट के दिखेगा कि आईआरपी ने सप्लाई किया, बट बिल उसको मिला है जूने वाले नंबर का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 36(4) कंप्लाई नहीं होते हुए दिख रहा है, पर गवर्नमेंट ने कहा कि 36(4) कंप्लाई नहीं होगा तो भी चलेगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। पर अगर आपने 17 अक्टूबर के बाद परचेस किया है आईआरपी से,
तो आपको ऑब्वियसली न्यू नंबर पे ही खरीदना है, ठीक है, तो ही आपको आईटीसी मिलेगा, तब 36(4) भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सम आईआरपी हैव मेड डिपॉजिट इन द कैश लेजर ऑफ अर्स्टवेल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आप लोग अगर आईआरपी ने जुने दैट इज कॉर्पोरेट डेटर के जीएसटी नंबर पर कैश डिपॉजिट किया, ठीक है, कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, सो इसमें रिफंड भी ले सकता है जो भी कॉर्पोरेटर है, ही कैन क्लेम द रिफंड एज पर सर्कुलर नंबर 125/44/2019 डेटेड 18th November 2019। इस सर्कुलर के तहत वो रिफंड भी क्लेम कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आई बात। आधार ऑथेंटिकेशन अपना हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज बाकी है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज बाकी रह जाती है, जो है कौन से लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। आंसर इज फर्स्ट वन, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ CGSG। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी, स्टैचुटरी बॉडी, PSU, एंड जो UN एंड एम्बसीज होती हैं, उन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद एंटायर रजिस्ट्रेशन चैप्टर, ठीक है ना, पूरा का पूरा सिखा दिया आपको, everything is covered. That's it with this registration chapter. Thank you so much. If you have liked this lecture, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.